मुंबई में एक चमकीली सी दोपहर है। ट्रैफिक सिग्नल लाल। एक आदमी अपनी बिल्कुल नई महंगी लग्जरी कार में इंतजार कर रहा है। इंजन की एक हल्की सी गूंज है हवा में। उसकी नजर फुटपाथ पर जाती है। देखता है लोग देख रहे हैं। हाँ। पर उसे नहीं, उसकी कार को। और बस उसी पल एक अजीब सा एहसास उसे जकड़ लेता है। क्या? कि भाई ये कार उसने खरीदी थी प्रशंसा पाने के लिए, पर वो प्रशंसा उस तक पहुंच ही नहीं रही है। वो गाड़ी की चमचमाती बॉडी और पेंट पर ही बस वहीं रुक जाती है। हाँ, ये है कार वाले आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम अक्सर सोचते हैं, मतलब एक आम सोच है कि महंगी चीजें खरीदने से, स्टेटस सिंबल से दूसरे हमारा सम्मान करेंगे। हाँ, हमें ज्यादा महत्व देंगे। बिल्कुल, पर हकीकत अक्सर कुछ और होती है। लोग चीज की तारीफ करते हैं, उसके मालिक की नहीं। वो प्रशंसा, वो इज्जत, वो वस्तु पर ही अटक जाती है। और मुझे लगता है यहीं पर, इसी पॉइंट पर हमारी आज की पूरी बातचीत का सार छुपा है। कि असली ताकत इसमें नहीं कि दुनिया आपको कैसे देख रही है, बल्कि इसमें है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। सही कहा। हमारी पहचान मतलब हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं। यही वो एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे खर्च करने के तरीके तय करती है। हमारे करियर के चुनाव। हाँ, हमारी पूरी जीवन शैली, सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो अगर ये पहचान बाहरी चीजों से कंट्रोल हो रही है, समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, तो जिंदगी एक अंतहीन दौड़ बन जाती है। बस भागते रहो, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहो। लेकिन अगर यही पहचान अंदर से तय होती है, हमारे अपने मूल्यों से, हमारे विश्वासों से, तो जीवन में एक ठहराव आता है। एक आजादी सी महसूस होती है। हाँ, पिछली बार हमने आजादी की बात की थी, और अब लगता है हम उसी सफर में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं, उस स्व को समझने के लिए जिसकी हम सब जाने अनजाने सेवा करते रहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है शायद कि पहचान और छवि, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, बहुत जरूरी है ये समझना। छवि वो है जो बाहर दिखती है, जिसे दुनिया देखती है। जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल। हाँ, कह सकते हैं। या हम जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसी बातें करते हैं दूसरों के सामने। और पहचान वो है जो हम अंदर से मानते हैं कि हम हैं, हमारा असली वजूद। और मुश्किल तब होती है जब इन दोनों में गैप आ जाता है। बिल्कुल, जब बाहरी छवि और आंतरिक पहचान में एक दरार पड़ने लगती है, तो एक गहरा आंतरिक संघर्ष पैदा होता है। मतलब अंदर कुछ, बाहर कुछ। हाँ, आप दुनिया को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि अंदर से आप कुछ और महसूस कर रहे होते हैं। और ये तनाव, ये धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर सकता है। और हमारे समाज में, खासकर अगर हम भारत की बात करें, तो ये तनाव शायद और भी ज्यादा है। पहचान अक्सर बाहरी लेबलों से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। परिवार की उम्मीदें, समाज में क्या रुतबा है, जाति और हाँ, पदवी। डॉक्टर साहब, आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर, एनआरआई। कई बार तो ये इतने भारी हो जाते हैं कि हमारी अपनी पसंद, हमारे अपने विचार, वो कहीं दब कर रह जाते हैं। हम एक तरह की स्क्रिप्ट जीने लगते हैं जो शायद समाज ने लिखी है। सही कहा। और ये भूल जाते हैं कि लिखने की कलम हमारे हाथ में भी हो सकती है। और इस सब में एक और चीज है जो दबाव बढ़ाती है। हमें लगता है सबकी नजरें हम पर ही हैं। हाँ, स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट, ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिकों का दिया हुआ नाम है। ये हमारी एक तरह की आदत है, ये मानने की कि हम हमेशा सेंटर स्टेज पर हैं। जैसे कोई नाटक चल रहा हो और हम मुख्य किरदार हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और बाकी सब लोग, यानी दर्शक, हमें बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हमारे हर एक्शन को, हर शब्द को नोटिस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। पर असल में ऐसा नहीं होता। नहीं, सच्चाई इससे कोसों दूर है। हमें लगता है हमारी छोटी सी गलती सबने देखी होगी, या हमारी नई महंगी घड़ी पर सबकी नजर गई होगी। हाँ, लगता तो है। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी दुनिया के केंद्र में हैं। इसे अहं केंद्रित एंकर कहते हैं। हम दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं और मान लेते हैं कि जो चीज हमारे लिए जरूरी है, वो दूसरों के लिए भी उतनी ही जरूरी होगी। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च, जैसे गिलोविच और उनके साथियों का काम है, वो दिखाता है कि हम जितना सोचते हैं लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, असल में उसका आधा भी नहीं करते। आधा भी नहीं? हाँ, शायद उससे भी कम। तो फिर लोगों का ध्यान होता कहाँ है अगर मुझ पर या मेरी महंगी घड़ी पर नहीं है?
ज्यादातर समय शायद 70-75% टाइम लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अपनी चिंताओं में। हाँ, अपनी चिंताएं, अपनी जरूरतें, भूख लगी है, मीटिंग की तैयारी करनी है, अपने ख्याल, उसने ऐसा क्यों कहा। अच्छा। और करीब 15% ध्यान उनकी फौरी जरूरतों पर होता है। गर्मी लग रही है, फोन चार्ज करना है। मुश्किल से 10% ध्यान शायद आपके बाहरी संकेतों पर जाता है, वो भी एक पल के लिए। जैसे हाँ अच्छी घड़ी है, बस उतना ही। और अगले ही पल वो भूल जाते हैं। और आपके व्यक्तित्व का, आपके चरित्र का असली मूल्यांकन, उस पर तो शायद 2% से भी कम ध्यान जाता है। वो भी आपके सामान से नहीं, आपके व्यवहार से तय होता है। बात रे, ये तो चौंकाने वाला है। मतलब हम अपनी इतनी एनर्जी, इतना पैसा, इतना मानसिक सुकून इन चीजों पर लगा रहे हैं जिन्हें 90% से ज्यादा लोग नोटिस ही नहीं करते। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। और ये सिग्नलिंग का खेल, मतलब चीजों के जरिए अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश, ये कोई आज की बात नहीं है। ये पुराना है। हाँ, विकासवादी नजरिए से देखें तो इसका एक आधार है, जैसे अमोत्स ज़हावी का हैंडीकैप प्रिंसिपल। मोर की भारी सुंदर पूंछ। हाँ, वो तो बहुत खूबसूरत होती है, पर भारी भी। वही, वो पूंछ एक सिग्नल है। देखो, मैं इतना फिट और ताकतवर हूं कि इस बोझ के साथ भी जी सकता हूं, शिकारियों से बच सकता हूं। ये एक महंगा सिग्नल है, पर सच्चा सिग्नल है फिटनेस का। तो इंसानों में ये कैसे बदला? क्या हमने भी पूंछ उगा ली? नहीं। इंसानी समाजों में ये धीरे धीरे चीजों के जरिए, उपभोग के जरिए महंगे सिग्नलिंग में बदल गया। जैसे महंगे कपड़े मतलब मेरे पास पैसा है, बड़ी गाड़ी मतलब मेरा स्टेटस ऊंचा है, कोई खास ब्रांड मतलब मैं एक एलीट ग्रुप का हिस्सा हूँ। और ये शायद छोटे कबीलों में, जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे, काम करता भी होगा, क्योंकि वहाँ सिग्नल आपकी असलियत से जुड़ा था। लोगों को पता था कि आपके पास सच में वो संसाधन है या नहीं। लेकिन आज के बड़े शहरों में जहाँ लाखों अजनबी हैं, यहीं आके ये सिस्टम फेल हो जाता है। वो फीडबैक लूप टूट गया है। फीडबैक लूप मतलब पहले सिग्नल, जैसे महंगी चीज, हाँ। और असलियत, आपकी क्षमता या संसाधन के बीच एक कनेक्शन था। लोग उसे वेरीफाई कर सकते थे। अब आप अपनी महंगी कार में किसी अजनबी के पास से गुजरते हैं, वो शायद कार की तारीफ कर दे, हाँ क्या बढ़िया गाड़ी है, पर उसे आपके बारे में, आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिग्नल बस हवा में रह जाता है, एक खालीपन में गूंजता है। लेकिन हमारा दिमाग तो शायद अब भी पुराने तरीके से ही सोच रहा है। बिल्कुल, वो विकासवादी वायरिंग, स्टेटस सिंबल खरीदो = सम्मान पाओ, अभी भी एक्टिव है। वो हमें खरीदारी के लिए उकसाती रहती है, भले ही नतीजा सिर्फ खाली बैंक अकाउंट हो। हाँ, या क्रेडिट कार्ड का बढ़ता बिल। ये कुछ वैसा लग रहा है जैसा 100 साल पहले थॉस्टीन वेबलिन ने कहा था, दिखावती उपभोग, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन। हाँ, वेबलिन आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि अमीर वर्ग चीजें जरूरत के लिए कम और अपना धन और खाली समय दिखाने के लिए ज्यादा खरीदता है। दिखावटी बर्बादी की बात की थी उन्होंने, है ना? बिल्कुल, चीज जितनी महंगी और अव्यवहारिक होगी, उतनी ही अच्छी स्टेटस सिंबल बनेगी। जैसे कोई बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार, जिसे आप दिल्ली या मुंबई की सड़कों पर ठीक से चला भी नहीं सकते। हाँ, या बहुत महंगे डिजाइनर कपड़े जो शायद एक दो बार ही पहने जाएं। सही। और उन्होंने दूसरों के जरिए उपभोग की भी बात की, मतलब परिवार के सदस्यों को स्टेटस सिंबल की तरह दिखाना, और अनुकरण यानी मिडिल क्लास का अमीरों की नकल करना। ये सब आज भी हमें अपने चारों तरफ दिखता है। और सोशल मीडिया ने तो इस पूरे खेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ओह बिल्कुल, उसने तो जैसे इस आग में पेट्रोल डाल दिया है। पहले मुकाबला शायद अपने आस पड़ोस के लोगों से था या रिश्तेदारों से, हाँ, जिनका लाइफस्टाइल हमसे थोड़ा मिलता जुलता था। अब मुकाबला दुनिया भर के अरबों लोगों की एडिटेड, परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरों से है, उनकी जिंदगी की सिर्फ अच्छी अच्छी हाईलाइट रील से। और ये प्रदर्शन अब रुकता भी नहीं, 24/7 चलता है। नतीजा है थका देने वाला पूंजीवाद, एग्जॉशन कैपिटलिज्म। हम एक ऐसी रेस में फंस गए हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता, क्योंकि फिनिश लाइन हमेशा आगे खिसकती रहती है। हम अपनी सामान्य सी जिंदगी की तुलना दुनिया के टॉप 0.1% लोगों के फिल्टर्ड वर्जन से कर रहे हैं। हाँ, और फिर अपर्याप्त महसूस करते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई पार्टी की फोटो पोस्ट करके हर 2 मिनट में फोन चेक करे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। ये सोशल मीडिया सिग्नलिंग लूप, ये तो एक नशे की तरह है। ये बिल्कुल एक नशे का ढांचा है, एक बंद लूप है। देखो कैसे काम करता है। बताओ। स्टेप 1,
आप कोई स्टेटस सिंबल पोस्ट करते हैं, नई गाड़ी, महंगा फोन, वेकेशन, प्रमोशन, कुछ भी, दिमाग को उम्मीद बनती है, लाइक्स मिलेंगे, तारीफ मिलेगी। हाँ, वो वैलिडेशन चाहिए। स्टेप 2, फिर आता है अनिश्चित इनाम। नोटिफिकेशन कब आएगा, कितना आएगा, पता नहीं। ये बिल्कुल स्लॉट मशीन जैसा है, और यही पैटर्न सबसे ज्यादा नशे की लत लगाता है। हर लाइक से डोपामीन का एक छोटा सा हिट मिलता है। स्टेप 3, फिर आप दूसरों की चमकदार पोस्ट देखते हैं और आपको अपनी जिंदगी फीकी लगने लगती है, चिंता होती है और ज्यादा और बेहतर सिग्नल देने की जरूरत महसूस होती है, ताकि हम भी उनकी बराबरी कर सकें। हाँ। स्टेप 4, फिर आती है आदत, हिडोनिक एडेप्टेशन। कल 100 लाइक से जो खुशी मिली थी, आज वो कम लगती है, आज 200 चाहिए। दिखावे की जरूरत वो बढ़ती ही जाती है। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा क्या है? मेरे ख्याल से प्रामाणिकता का विरोधाभास, ऑथेंटिसिटी पैराडॉक्स। प्रामाणिकता का विरोधाभास, ये क्या है? जितना ज्यादा आप बाहरी दिखावे के लिए अपनी जिंदगी को सजाते हैं, तराशते हैं, उतना ही कम आपको सच्चा गहरा इंसानी जुड़ाव मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग आपकी उस बनाई हुई परफेक्ट छवि को लाइक कर रहे होते हैं, आपके असली, उलझे हुए, शायद थके हुए इंसानी रूप को नहीं। तो असली आप अनदेखे रह जाते हैं। हाँ, अनदेखे और अमान्य, और अंदर का खालीपन वो और गहरा होता जाता है, भूख बढ़ती जाती है। उफ, इस सब की एक भारी मनोवैज्ञानिक कीमत भी चुकानी पड़ती होगी। बिल्कुल, छिपी हुई कीमत। एक तो है ईर्ष्या का चक्र। जलन। हाँ, दिखावटी उपभोग अक्सर दूसरों में जलन पैदा करता है, और कभी-कभी ये जलन दुर्भावनापूर्ण होती है, क्योंकि ये बिना मेहनत दिखाए सिर्फ परिणाम दिखाता है। अक्सर ये कर्ज पर आधारित होता है। तो लोग सोचते हैं इसे ये सब कैसे मिल गया? हाँ, नतीजा, सिग्नल देने वाला भी परेशान रहता है, दिखावा बनाए रखने की चिंता, दूसरों की जलन का डर, और देखने वाला भी परेशान, खुद को कम समझना, बराबरी करने के चक्कर में पैसे का तनाव। दोनों ही कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। और पैसों की चिंता का दुष्चक्र तो है ही। बिल्कुल, स्टेटस के लिए खर्च करना, फिर उस खर्च से तनाव बढ़ना, फिर उस तनाव को छुपाने या कम करने के लिए और खर्च करना, ये एक उल्टा निवेश है। आप पैसा भी गंवा रहे हैं और मन की शांति भी। डेटा क्या कहता है इस बारे में? खुशी और इन सब चीजों का क्या रिश्ता है? डेटा भी यही इशारा करता है, जैसे आय और खुशी का रिश्ता एक सीमा के बाद सपाट हो जाता है। शायद $75,000 सालाना आय तक खुशी बढ़ती है, उसके बाद ज्यादा नहीं। अच्छा। और अनुभवों पर खर्च करना, जैसे घूमना, कुछ नया सीखना, किसी कॉन्सर्ट में जाना, ये चीजें खरीदने से ज्यादा टिकाऊ खुशी देता है। ओके। और सबसे जरूरी बात, स्टेटस के लिए की गई खरीदारी का जीवन की संतुष्टि पर अक्सर नेगेटिव असर पड़ता है। मतलब उल्टा असर। हाँ, जिस सम्मान को पाने के लिए आप ये सब खरीद रहे हैं, वो असल में आपकी खुशियों को कम कर रहा है। ये है असली विरोधाभास। ये सब सुनकर तो लगता है कि हम एक जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या इस बारी स्क्रिप्ट से बाहर निकलने के उदाहरण हैं हमारे आसपास? लोग जो इस चक्कर से निकले हों? यकीनन है, और वही तो असली प्रेरणा है। सोचो इंदौर के उस लड़की के बारे में जिसने अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी। क्यों? गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने अपनी पहचान MBA प्रोफेशनल से बदलकर शिक्षक के रूप में गढ़ी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की आवाज ने उसे यही करने को कहा। वाह। या उस बॉलीवुड एक्टर के बारे में सोचो जो हिट मसाला फिल्में करता था, पर फिर उसने फैसला किया कि वो सिर्फ वही स्क्रिप्ट करेगा जो उसके दिल को छुएगी, भले इससे उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए। हाँ, उसने वो रिस्क लिया अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ने के लिए। या हैदराबाद के उस स्टार्टअप फाउंडर के बारे में सोचो जिसने यूनिकॉर्न बनने यानी अरबों डॉलर की कंपनी बनने का मोह छोड़ दिया। और क्या किया उसने? उसने एक ऐसी कंपनी बनाने पर ध्यान दिया जो उसके मूल्यों से जुड़ी हो, जो समाज पर अच्छा असर डाले, भले ही वो उतनी बड़ी न हो। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब पहचान अंदर से आती है तो बाहरी दबाव वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा अहंकार, हमारा ईगो, वो तो लगातार भारी तारीफ चाहता है, लाइक्स चाहता है। ये भी तो एक जाल है। हाँ, बहुत बड़ा जाल है। जितना आप बाहरी मान्यता के पीछे भागते हैं, आपका अपना आत्मबोध, आपका सेंस ऑफ सेल्फ उतना ही नाजुक होता जाता है। आप दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? आत्मपरिभाषा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ सेल्फ डेफिनेशन। जब आप अंदर से तय करते हैं कि आप कौन हैं,
अपने मूल्यों, अपनी रुचियों, अपने सिद्धांतों के आधार पर, तो बाहरी शोर फीका पड़ने लगता है। फैसले लेना आसान हो जाता है। हाँ, फैसले ज्यादा साफ नजर आते हैं, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत बढ़ती है। पहचान तब एक परफॉर्मेंस नहीं रह जाती। तो क्या है पहचान फिर? ये वो शांत शक्ति है, ये जानना कि आप कौन हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो, जब बत्तियां बंद हो। तो अगर महंगी चीजें और बाहरी दिखावा सच्चा सम्मान नहीं दिलाते, तो फिर क्या दिलाता है? क्या कोई और बेहतर रास्ता है इज्जत कमाने का? हाँ, एक रास्ता है, इसे हम कह सकते हैं अदृश्य सम्मान समीकरण, इनविजिबल रिस्पेक्ट इक्वेशन। अदृश्य सम्मान समीकरण? हाँ, पुराना टूटा हुआ मॉडल क्या था? सम्मान इज इक्वल टू दिखने वाले स्टेटस सिंबल इनटू लोगों का ध्यान। और हमने देखा कि लोगों का ध्यान तो बहुत कम होता है, तो ये मॉडल काम नहीं करता। ठीक है, तो ये नया समीकरण क्या है? ये 3 चीजों का जोड़ है, और हर चीज में 2 हिस्से हैं जो गुणा होते हैं। ओके। सच्चा सम्मान बराबर क्षमता गुणा विश्वसनीयता, वाह प्लस दयालुता गुणा निरंतरता, वाह प्लस स्वतंत्रता गुणा प्रामाणिकता। वाह। इसे थोड़ा खोलकर समझाओ। पहला हिस्सा, क्षमता गुणा विश्वसनीयता। क्षमता मतलब किसी ऐसी चीज में माहिर होना जिसका कोई मूल्य हो, कोई हुनर, कोई स्किल। विश्वसनीयता मतलब लगातार उस हुनर का प्रदर्शन करना, भरोसेमंद होना। मतलब आप जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जब आप कुछ अच्छा करना जानते हैं और लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं कि आप वो करेंगे, तो आपको कमाया हुआ अधिकार मिलता है, अर्न्ड अथॉरिटी। लोग आपकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपनी काबिलियत साबित की है। तो यहाँ निवेश बदल जाता है। बिल्कुल, चीजों पर खर्च करने के बजाय अपने स्किल्स बढ़ाने में निवेश करें। ठीक है, दूसरा हिस्सा, दयालुता गुणा निरंतरता। दयालुता मतलब दूसरों के प्रति सच्ची हमदर्दी रखना, उनकी परवाह करना। और निरंतरता मतलब इसे लगातार दिखाना। सिर्फ तब नहीं जब कोई देख रहा हो। हमेशा। ये आपके चरित्र को दिखाता है, समय के साथ ये विश्वास बनाता है, गहरे रिश्ते बनाता है। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसका एक नेटवर्क इफेक्ट होता है। और तीसरा, स्वतंत्रता गुणा प्रामाणिकता। स्वतंत्रता मतलब? बाहरी तारीफ या आलोचना से आजादी, आपको दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और प्रामाणिकता मतलब आपका अंदरूनी और बाहरी स्व एक ही है, कोई मुखौटा नहीं। कोई मुखौटा नहीं। जो आप अंदर से हैं वही बाहर दिखें। इसमें एक अलग तरह की कशिश होती है, चुंबकीय ईमानदारी और विरोधाभास। देखो, क्या? जब आप सम्मान पाने की कोशिश करते हैं तो वो दूर भागता है, जब आपको इसकी जरूरत नहीं रहती तो वो आपकी तरफ खिंचा चला आता है। ये तो कमाल की बात है। तो ये अदृश्य सम्मान वाली रणनीति ये स्टेटस वाली रणनीति से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। स्टेटस रणनीति में क्या होता है? पैसा खर्च, चिंता, कर्ज और असली सम्मान फिर भी गायब। हाँ। असदृश्य सम्मान रणनीति में आप किस में निवेश करते हैं? अपने कौशल में, अपने रिश्तों में, अपनी मानसिक शांति में, अपने आत्मसम्मान में। ये ऐसी संपत्तियां हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। ये सुनने में बहुत बहुत शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इस आंतरिक पहचान को मजबूत करने के लिए कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। 3 सरल अभ्यास हैं जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। अच्छा। पहला क्या है? पहला है मिरर आइडेंटिटी एक्सरसाइज, आईना पहचान अभ्यास। आईने के सामने। हाँ, आईने के सामने खड़े होकर जोर से 5 वाक्य कहें जो मैं हूं से शुरू होते हों। मैं हूं। हाँ, लेकिन एक शर्त है, ये वाक्य आपकी नौकरी, मैं एक इंजीनियर हूं, आपकी संपत्ति, मैं इस घर का मालिक हूं, या आपकी सामाजिक भूमिका, मैं एक पति, पत्नी, बेटा, बेटी हूं, के बारे में ना हो। तो किसके बारे में हो? आपके अंदरूनी गुणों या विश्वासों के बारे में। जैसे मैं एक जिज्ञासु इंसान हूं, मैं दयालु हूं, मैं सीखने वाला हूं, मैं ईमानदार हूं। और फिर ध्यान दें कि ऐसा करना कितना मुश्किल लगता है या शायद कितना सुकून देने वाला। दिलचस्प। दूसरा अभ्यास। दूसरा है एडमिरेशन ऑडिट, प्रशंसा लेखा परिशव। प्रशंसा लेखा परीक्षा मतलब? उन लोगों की एक लिस्ट बनाओ जिनकी आप सच में इज्जत करते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है। अब सोचो और लिखो कि आप उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं। क्या उनकी दौलत, उनके पद, उनके स्टेटस सिंबल के लिए, या उनके चरित्र, उनके काम करने के तरीके, उनकी दयालुता, उनकी हिम्मत के लिए? अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? ये आपको दिखाएगा कि आप असल में किस तरह की पहचान को महत्व देते हैं। आप दूसरों में क्या सराहते हैं,
शायद वही आप अपने अंदर भी विकसित करना चाहते हैं। ये तो आईना दिखाने जैसा है। और तीसरा अभ्यास? तीसरा है क्वाइट रिक्लेमिंग, शांत पुनर्प्राप्ति। शांत पुनर्प्राप्ति। समाज ने हमें बहुत सारे लेबल दिए होते हैं ना, इंट्रोवर्ट, ओवरथिंकर, एम्बिशियस, आलसी, प्रैक्टिकल, कुछ भी। हाँ, बहुत सारे। उनमें से कोई एक लेबल चुनो जिसे आप बदलना चाहते हैं या जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, और बस एक हफ्ते के लिए चुपचाप बिना किसी को बताएं उस लेबल को अपने ऊपर से हटा दो। मतलब मान लो कि वो लेबल है ही नहीं। हाँ, और फिर देखो कि ये आपके विचारों को, आपके व्यवहार को, आपके छोटे छोटे फैसलों को कैसे बदलता है। क्या आप उस लेबल के बिना ज्यादा आजाद महसूस करते हैं? क्या आप कुछ अलग तरह से सोचते या करते हैं? ये अभ्यास छोटे हैं पर सोचने पे मजबूर करते हैं। ये याद दिलाते हैं कि पहचान कोई स्टेज पर किया जाने वाला नाटक नहीं है। बिल्कुल, पहचान वो शांत एहसास है कि आप कौन हैं, तब भी जब हॉल खाली हो, जब कोई दर्शक ना हो। और शायद जिस पल हमारी पहचान का केंद्र बाहर से हटके अंदर आ जाता है, हाँ, उसी पल बाहरी मान्यता, लोगों की तारीफ या आलोचना, वो अपनी पकड़ खोने लगती है। और वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। वहीं से असली गहरा विकास शुरू होता है। लेकिन ये जानना कि आप कौन हैं, आपकी असली पहचान क्या है, ये तो शायद सफर की शुरुआत है, अंत नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ पहला कदम है। जिंदगी इस नई मिली पहचान को, इस अंदरूनी समझ को बार बार परखेगी। हाँ, जरूर परखेगी। नाकामियों के जरिए, मुश्किलों के जरिए, ऐसे मोड़ लाकर जहाँ रास्ता बिल्कुल अंधेरा लगेगा, अप्रत्याशित चुनौतियां आएंगी। सवाल ये है कि जब रास्ता मुश्किल हो जाता है, जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है, तब भी कोई आगे कैसे बढ़ता रहता है? वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत देती है, जो हमें टूटने से बचाती है? अगले अध्याय में हम उसी गुप्त शक्ति की पड़ताल करेंगे। वो शक्ति जो साधारण लोगों को असाधारण चुनौतियों से पार पाने में मदद करती है। लचीलापन, रेजिलियंस। कल्पना कीजिए, 90 का दशक शुरुआत में बेंगलुरु का कोई शांत सा गैरेज, कुछ दोस्त हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके हुए, हवा में एक अनिश्चितता सी है कि क्या उनका ये कोड, ये जो जुनून है, क्या ये कभी कुछ मायने रखेगा? और फिर तेजी से दशकों आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, बिल्कुल वही छोटी चिंगारियां आज देखिए विशाल ज्वाला बन चुकी हैं। भारत का भविष्य बदल दिया उन्होंने। हाँ। या फिर वो कहानी सोचिए, मॉनसून की रात एक नौजवान की ट्रेन छूट गई और उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। हाँ। जो बाद में उसका बिजनेस पार्टनर बना। मतलब ये कोई रोज की बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के वो खास मोड़ है जिन्हें शायद टेल इवेंट्स कहते हैं। दुर्लभ, अप्रत्याशित, हाँ। और दुनिया बदलने की ताकत रखने वाले। और बिल्कुल यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। चाहे वो पैसा कमाना हो, कोई नई खोज हो, या हमारी अपनी जिंदगी, ज्यादातर जो नतीजे होते हैं ना, वो कुछ गिने चुने बेहद असाधारण घटनाओं से ही तय होते हैं। अच्छा। हाँ, ज्यादातर चीजें, ज्यादातर दिन, ज्यादातर कोशिशें शायद उतना फर्क नहीं डालती। लेकिन वो कुछ पल, वो कुछ फैसले जो फर्क डालते हैं, वो सब कुछ बदल देते हैं। यही है पावर लॉ की शक्ति। पावर लॉ। ऐसा हो सकता है कि 80% सफलता सिर्फ 20% फैसलों से आए। सिर्फ 20%? और कभी-कभी तो सिर्फ एक फैसले से। एक फैसला, ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। जैसे भारत में ही देखें, रिलायंस जियो का आना, वो सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा दांव था जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर का नक्शा ही बदल दिया, एक ही झटके में। बिल्कुल। या फ्लिपकार्ट की वो वॉलमार्ट डील। हाँ। एक अकेली घटना, और उसने पूरे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में जैसे जान फूंक दी। सही बात है। तो ये समझना जरूरी है कि दुनिया हमारे जो सहज अनुमान होते हैं ना, उनसे बहुत अलग तरीके से काम करती है। हम अक्सर चीजों को एक सामान्य वितरण या बेल कर्व की तरह देखते हैं। हाँ, बेल कर्व, जैसे स्कूल में मार्क्स होते थे। हाँ, या जैसे इंसानों की लंबाई। ज्यादातर लोग औसत ऊंचाई के होते हैं ना, और बहुत लंबे या बहुत छोटे लोग कम होते हैं। यहाँ जो चरम घटनाएं हैं वो बहुत दुर्लभ होती हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। मतलब औसत के आसपास ही ज्यादातर चीजें सिमटी होती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि यह हमेशा सच नहीं होता? बिल्कुल नहीं। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दुनिया पावर लॉ वितरण के हिसाब से चलती है। यहाँ गणित बिल्कुल अलग है। वो 80-20 का नियम तो मैं कहूंगी अक्सर कम ही लगता है। अच्छा,
उससे भी ज्यादा? हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1% कोशिशें 50% या उससे भी ज्यादा नतीजे दे सकती हैं। 1%? हाँ, यहाँ जो सबसे बड़ी, सबसे असाधारण घटना होती है, वो बाकी सभी छोटी मोटी घटनाओं के कुल जोड़ से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। अरे बाप रे। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी असाधारण घटनाएं उतनी दुर्लभ नहीं होती जितनी हम उस बेल कर्व वाली सोच में उम्मीद करते हैं। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब औसत पर ध्यान देना एक तरह से हमें गुमराह कर सकता है, क्योंकि कुछ गिनी चुनी बड़ी घटनाएं ही असल में सब कुछ तय कर रही हैं। एकदम सही। सामान्य वितरण में क्या होता है, औसत, मीन और मध्यिका, मीडियन, करीब करीब होते हैं। पर पावर लॉ में ऐसा नहीं होता। हो सकता है ज्यादातर लोगों या कंपनियों के नतीजे शून्य के आसपास हों, मतलब मध्यिका कम हो, लेकिन कुछ असाधारण सफलताओं की वजह से औसत बहुत ऊपर खिंच जाता है। ये जो बाहरी घटनाएं हैं, आउटलायर्स, ये कोई अपवाद नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो फिर ये पावर लॉ का खेल चलता कहाँ है? मतलब किन मैदानों में ये चरम घटनाएं ही असली खिलाड़ी होती हैं? ये कई बहुत अहम जगहों पर हावी हैं। पहला तो है वित्त और पैसा बनाना। शेयर बाजार को ही देख लीजिए। हाँ, कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही पूरे इंडेक्स का ज्यादातर रिटर्न खींच लेती हैं। या वैश्विक संपत्ति का बंटवारा, दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास कितना बड़ा हिस्सा है ना? हाँ, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। भारत में ही सोचें, जिन निवेशकों ने दशकों तक, मतलब लंबे समय तक, इन्फोसिस या HDFC बैंक जैसे शेयरों को बस थामे रखा, होल्ड करके रखा। हाँ, होल्ड करके रखा, उन्होंने अपनी जिंदगी बदल देने वाला मुनाफा कमाया। रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि इन कंपनियों की जो असाधारण बढ़ोतरी हुई, वो एक टेल इवेंट था, उससे कमाया। और तकनीक और नई खोजों की दुनिया में वहां तो बदलाव और भी तेजी से आते हैं। लगता है वहां भी यही कहानी होगी। हाँ, तकनीक तो पावर लॉ का एक बेहतरीन उदाहरण है। पेटेंट को देखें, ज्यादातर पेटेंट शायद कभी इस्तेमाल ही नहीं होते। अच्छा? हाँ, जबकि कुछ गिने चुने पेटेंट हजारों बार साइट किए जाते हैं। वैज्ञानिक शोध पत्रों में भी यही कहानी है। मुट्ठी भर पेपर ही है जिन पर ज्यादातर साइटेशन आते हैं। ऐप स्टोर को देखिए। हाँ, ऐप स्टोर। टॉप के कुछ ऐप्स ही लगभग सारी कमाई करते हैं। ये साफ दिखाता है कि इनोवेशन की दुनिया में भी कुछ बड़े विजेता ही ज्यादातर मूल्य बनाते हैं। उनकी तीव्रता, वो रिक्टर स्केल जो है, हाँ, वो एक पावर लॉ फॉलो करता है। छोटे भूकंप बहुत आम हैं, रोज आते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बड़े विनाशकारी भूकंप भी हमारी अपेक्षा से ज्यादा आते हैं। प्रजातियों का विलुप्त होना या जेनेटिक म्यूटेशन, इनमें भी यही पैटर्न है। ज्यादातर म्यूटेशन बेकार या हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ फायदेमंद म्यूटेशन ही विकास की दिशा तय करते हैं। और कला और मनोरंजन जगत में, जैसे हमारा बॉलीवुड? बिल्कुल। किताबों की बिक्री में देखिए, हैरी पॉटर जैसी सीरीज, हाँ, वो तो है, बाकी हजारों किताबों की कुल बिक्री से भी ज्यादा कमा लेती हैं। यूट्यूब पर कुछ ही वीडियोस अरबों व्यूज पाते हैं, जबकि ज्यादातर गुमनाम रह जाते हैं। सही बात है। और हाँ, बॉलीवुड में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म किसी एक्टर के करियर को रातों रात बदल सकती है, भले ही उसकी पिछली 10 फिल्में फ्लॉप रही हों। ये सब पावर लॉ के ही उदाहरण हैं, जहां विजेता लगभग सब कुछ ले जाता है। वेंचर कैपिटल VC की दुनिया, वो तो शायद पूरी तरह इसी सिद्धांत पर बनी है। उनका तो पूरा खेल ही इन बड़ी जीतों पर टिका होता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वेंचर कैपिटल मतलब VC, वो तो पावर लॉ का एक जीता जागता प्रयोगशाला है। वो बड़े पोर्टफोलियो बनाते हैं, नतीजों को बड़े ध्यान से मापते हैं, और उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इन टेल इवेंट्स पर, इन असाधारण सफलताओं पर निर्भर करता है। कैसे? मतलब उनका हिसाब किताब कैसा रहता है? एक आम VC फंड को देखें, उनके 50 से 70% निवेश या तो पैसे डुबोते हैं या बहुत कम कमाते हैं, मतलब मूलधन वापस आ गया बस। 50 से 70%? इतना ज्यादा? हाँ। फिर 20-30% निवेश ठीक ठाक होते हैं, मान लीजिए 1 से 3 गुना रिटर्न देते हैं। 5-10% निवेश अच्छी जीत माने जाते हैं, शायद 5 से 20 गुना तक रिटर्न। ओके। लेकिन असली कहानी है उन 1 से 3% निवेशों की जो 20 गुना से ज्यादा कमाते हैं। ये होते हैं होम रन। अच्छा, सिर्फ 1 से 3%? हाँ, और फिर आते हैं वो 0.1 से 1% निवेश जो 100 गुना या उससे भी ज्यादा रिटर्न देते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो पीढ़ियां बदल देती हैं। 100 गुना? जैसे आंद्रेसन होरोविट्ज का इंस्टाग्राम में निवेश था, या सिकोया का गूगल या व्हाट्सएप में। बिल्कुल वही।
एंडरसन होरोविट्ज के शुरुआती फंड्स में कहते हैं कि इंस्टाग्राम का जो फेसबुक को बेचा जाना था, अकेले उस एक डील ने उनके दर्जनों दूसरे निवेशों के कुल रिटर्न से ज्यादा कमा कर दिया। कमाल है। उनके टॉप 5 निवेशी फंड के लगभग 90% रिटर्न ले आए थे। मार्क एंडरसन ने खुद कहा है, और ये बड़ी मशहूर बात है, कि वेंचर कैपिटल का बड़ा राज ये है कि एक सफल फंड में सबसे अच्छा निवेश अकेले ही बाकी पूरे फंड के प्रदर्शन के बराबर या उससे बेहतर होता है। वाह। सिकोया का इतिहास भी यही दिखाता है। एप्पल, गूगल, व्हाट्सएप, एयरबीएनबी, कुछ गिने चुने निवेशों ने ही उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को बनाया है। और भारत में फ्लिपकार्ट की कहानी, वो भी इसी में फिट होती है। वो एक जबरदस्त भारतीय उदाहरण है। फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट को बिकना सिर्फ एक बड़ा एग्जिट नहीं था, उसने न केवल निवेशकों को बहुत भारी रिटर्न दिया, बल्कि पूरे भारतीय स्टार्टअप माहौल में एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा भर दी। हाँ, वो तो था। इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। पावर लॉ वाले खेल में आप ज्यादातर समय गलत हो सकते हैं और फिर भी असाधारण रूप से सफल हो सकते हैं, अगर आपकी कुछ जीतें बहुत बहुत बड़ी हों। यहाँ किसी बड़े मौके को छूने का डर, जिसे अवसर लागत कहते हैं, वो छोटे मोटे नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ज्यादातर कोशिशें नाकाम होती हैं, फिर भी ये मॉडल सफल है। ये हमारी आम सोच से कितना अलग है, जहां हम हर कोशिश में सफलता ढूंढते हैं। चलिए कुछ कंपनियों की कहानियों में उतरते हैं जिन्होंने इन चरम घटनाओं का अनुभव किया। अमेज़न की कहानी, वो तो खास तौर पर दिलचस्प लगती है। हाँ, अमेज़न की कहानी दिखाती है कि रास्ता कितना कठिन हो सकता है। सोचिए 1999-2001 का वो .com क्रैश। हाँ, वो तो भयानक था। उस दौरान अमेज़न लगभग खत्म होने की कगार पर था। उनका स्टॉक 95% गिर गया था। वो तेजी से पैसा जला रहे थे और लोग उन्हें Amazon.toast कहने लगे थे, मजाक उड़ा रहे थे। Amazon.toast। हाँ, वो दिवालिया होने से बस कुछ महीने ही दूर थे। एक मिनट, अमेज़न दिवालिया होने वाला था? आज की अमेज़न को देखकर तो इस पर यकीन करना ही मुश्किल है। तो उन्होंने किया क्या? कैसे बचे वो? जेफ बेजोस ने बहुत मुश्किल से एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन हासिल की। कर्मचारियों को निकालना पड़ा, जो बहुत दर्दनाक था। और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस पर दांव लगाया। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस मतलब अपने प्रतिस्पर्धियों को अपने ही प्लेटफॉर्म पर बेचने की इजाजत दी। ये उस समय बहुत बहुत जोखिम भरा फैसला लग रहा था। लोग सोच रहे थे ये क्या कर रहे हैं। और नतीजा तो हम सबके सामने। हाँ, आज अमेज़न खरबों डॉलर की कंपनी है। AWS, जो एक अंदरूनी जरूरत के लिए शुरू हुआ था, आज कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा है। प्राइम के करोड़ों सदस्य हैं। मजे की बात यह है कि अमेज़न के अंदर भी पावर लॉ काम करता है। अच्छा, अमेज़न के अंदर भी? हाँ, AWS, प्राइम वीडियो, मार्केटप्लेस जैसे कुछ बड़े दावों ने ही कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये कोई लगातार सीधी तरक्की की कहानी नहीं है। ये मौत के मुंह से वापसी और कई असाधारण जोखिम भरे फैसलों के सफल होने की कहानी है। एप्पल और आईफोन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बड़े दाव ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। सोचिए 2007 में एप्पल की ज्यादातर कमाई आईपॉड से आ रही थी और स्मार्टफोन्स का खतरा मंडरा रहा था। नोकिया बाजार पर राज कर रहा था। हाँ, नोकिया ही था सब जगह। आईफोन एक बहुत बड़ा जुआ था। मल्टी टच इंटरफेस जैसी नई चीज बनाना, AT&T के साथ वो अनोखा सौदा करना, भारी रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा। अगर ये फेल होता तो एप्पल को बहुत बड़ा झटका लगता। लेकिन ये फेल नहीं हुआ। ये तो इतिहास का सबसे सफल प्रोडक्ट बन गया। हाँ, अरबों आईफोन बिके। इसने पूरी ऐप इकोनॉमी को जन्म दिया और एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई। ये है असम्मित जोखिम, एसिमेट्रिक रिस्क का सटीक उदाहरण। नुकसान सीमित था, मुख्यतः R&D का खर्चा और साख का सवाल था, लेकिन मुनाफे की संभावना वो असीमित थी। और टेस्ला, उनका रास्ता तो शायद और भी ज्यादा नाटकीय रहा है। सुनने में आता है कई बार बंद होने वाले थे वो। टेस्ला तो हाँ, कई बार बंद होने के कगार पर पहुंची। 2008 के आर्थिक संकट में, 2013 में मॉडल S के प्रोडक्शन के दौरान और 2018 का वो प्रोडक्शन हेल। हाँ, सुना है इसके बारे में। हर बार वो बाल बचे। उन्हें सरकारी कर्ज मिला, डेमलर ने निवेश किया, मॉडल S हिट हुई, चीन में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी मिली। ये सब ऐसी घटनाएं थीं जिनके नतीजे दो ही थे, या तो कंपनी बचती या खत्म हो जाती। मतलब बिल्कुल आर या पार वाली स्थिति। ये तो सचमुच हर कदम पर जैसे तलवार की धार पर चलना था। बिल्कुल। और आज टेस्ला $600 अरब से ज्यादा की कंपनी है और उसने पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति ला दी है। उनकी कहानी दिखाती है कि असाधारण सफलता अक्सर बहुत सारे जोखिम भरे, कम संभावना वाले दावों का नतीजा होती है,
जिनके सफल होने की कुल संभावना शुरुआत में देखें तो बहुत कम लगती है। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि ये असाधारण घटनाएं, ये टेल इवेंट्स ही असल में दुनिया चलाते हैं। लेकिन अगर ये इतने महत्वपूर्ण हैं तो हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? हमारी सोच में ऐसी क्या गड़बड़ी है कि हम इन बड़े मौकों को या तो पहचान नहीं पाते या फिर उन पर टिके नहीं रह पाते? हमारी सोच में कुछ गहरे पक्षपात है, कॉग्निटिव बायसेस जिन्हें कहते हैं, जो हमें इन असाधारण घटनाओं को समझने और उनका फायदा उठाने से रोकते हैं। पहला है रैखिक अपेक्षा पूर्वाग्रह, लिनियर एक्सपेक्टेशन बायस। रैखिक अपेक्षा मतलब हम सहज रूप से उम्मीद करते हैं कि दोगुना प्रयास दोगुना नतीजा देगा, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है ना। हाँ, लगता तो है। लेकिन पावर लॉ वाले क्षेत्र वो गैर रैखिक होते हैं, नॉन लीनियर। यहां 10 गुना मेहनत का नतीजा 0 भी हो सकता है या 1000 गुना भी। ये सीधी लीनियर सोच हमें बहुत जल्दी हार मानने पर मजबूर करती है। हम जरूरत से ज्यादा चीजों में हाथ डालते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं और अपने समय और पैसे को गलत जगह लगा देते हैं। मतलब हम छोटे लगातार मिलने वाले नतीजों के इतने आदी हो जाते हैं कि बड़ी कभी कभार मिलने वाली सफलता की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा पूर्वाग्रह, छोटे नमूने की उपेक्षा। छोटे नमूने की उपेक्षा। हाँ, हम बहुत कम जानकारी के आधार पर बड़े फैसले ले लेते हैं या किसी रणनीति को आंक लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि पावर लॉ के असर को देखने के लिए बड़ा डेटा सेट चाहिए या लंबा समय चाहिए। एक वीसी जिसने सिर्फ 5 कंपनियों में पैसा लगाया है, हो सकता है उसे कोई बड़ी सफलता ना मिली हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रणनीति गलत है। पावर लॉ को काम करने के लिए समय और ज्यादा प्रयासों की जरूरत होती है। एक अंदाजा है कि टॉप 1% वाली घटना का अनुभव करने के लिए औसतन 100 कोशिशें करनी पड़ती हैं। 100 कोशिशें? और जब हम सफल कहानियों को देखते हैं, जैसे अमेज़न या एप्पल की, तो हमें सब कुछ कितना सीधा और पहले से तय लगता है ना, जैसे ये तो होना ही था। क्या हम असल में कहानी को आसान बना देते हैं और किस्मत के रोल को भूल जाते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसे ही कथनात्मक भ्रम, नैरेटिव फैलेसी कहते हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हुए सफलता की एक साफ सुथरी तर्कसंगत कहानी गढ़ लेते हैं, जिससे वो अवश्यंभावी लगती है। हाँ, जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। हाँ, हम अमेज़न की कहानी ऐसे बताते हैं जैसे बेजोस ने शुरू से सब कुछ सोच रखा था, जबकि सच्चाई यह है कि वो कई बार फेल होने के बहुत करीब थे। ये भ्रम हमें भविष्य का अनुमान लगाने की अपनी काबिलियत को ज्यादा आंकने और भाग्य या सहयोग की भूमिका को कम आंकने पर मजबूर करता है। एक और दिलचस्प शब्द आपने बताया था, ऑर्गोडिसिटी भ्रम। हाँ, ये थोड़ा जटिल सा लगता है, इसका क्या मतलब है? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये भ्रम तब होता है जब हम समूह के औसत अनुभव को, जैसे किसी प्रयोग में सभी प्रतिभागियों का औसत नतीजा, किसी एक व्यक्ति के समय के साथ होने वाले अनुभव से मिला देते हैं। मतलब आपका अपना जीवन या आपकी कंपनी का सफर। अच्छा, उदाहरण से समझाएंगे? रूसी रूले का उदाहरण लें। मान लीजिए 100 लोग एक एक बार खेलते हैं। 6 गोलियों वाले रिवॉल्वर में 1 गोली है, तो 5-6 लोग जीतेंगे और औसतन समूह अमीर होगा। हाँ। लेकिन अगर एक ही आदमी को बार बार खेलना पड़े तो वो तो मरेगा ही कभी ना कभी। निश्चित रूप से मरेगा। आप समूह का औसत अनुभव नहीं करते, आप अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। पावर लॉ वाले क्षेत्रों में आपको उस बड़ी सफलता, उस टेल इवेंट का इंतजार करने के लिए खेल में टिके रहना पड़ता है। खेल में बने रहना जरूरी है। हाँ, एर्गोडिसिटी भ्रम हमें ऐसी रणनीतियों को छोड़ने पर मजबूर करता है जो लंबे समय में बहुत फायदेमंद हो सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआती नतीजे औसत या बुरे दिखते हैं। हम खेल खत्म होने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। ये समझना कि हम ये गलतियां क्यों करते हैं वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूर्वाग्रह हमें उन अवसरों से दूर रखते हैं जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस समझ का इस्तेमाल कैसे करें, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने फैसलों में कैसे उतारें? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। यहाँ एक रूपक मदद कर सकता है। कल्पना करें कि आप तपती गर्मी में हजारों बीज बो रहे हैं। हजारों बीज? हाँ, ज्यादातर मुरझा जाएंगे, उन्हें पानी नहीं मिलेगा या वो पनप नहीं पाएंगे। लेकिन शायद एक बीज, सिर्फ एक विशाल बरगद के पेड़ में बदल जाए जो आने वाली पीढ़ियों को छाया देगा। वो एक बीज ही आपका टेल इवेंट है। तो रणनीति का सार है विषमता पे ध्यान देना, एसिमेट्री जिसे कहते हैं। विषमता? ऐसे मौके ढूंढे जहां नुकसान सीमित हो लेकिन फायदे की संभावना बहुत ज्यादा हो, लगभग असीमित हो। जैसे नसीम तालिब की बारबेल रणनीति, वो कुछ ऐसी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक अच्छा मॉडल है। अपनी ज्यादातर ऊर्जा और संसाधन, मान लीजिए 90%,
सुरक्षित चीजों में लगाएं जो आपको खेल में बनाए रखें, आपको टिके रहने दें। ठीक है। और बाकी छोटा हिस्सा, जैसे 10%, उन चीजों में लगाएं जो बहुत जोखिम भरी हैं लेकिन जिनमें असाधारण रूप से बड़ा फायदा होने की संभावना है। बीच के रास्ते से बचें। वो मध्यम जोखिम और मध्यम इनाम वाले मौके अक्सर सबसे खराब होते हैं। क्या एक आम इंसान भी वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह सोच सकता है, मतलब छोटे पैमाने पर? हाँ, कुछ हद तक। आप जिंदगी में कई छोटे दांव लगा सकते हैं। ये कोई नया स्किल सीखना हो सकता है, कोई साइड प्रोजेक्ट शुरू करना हो सकता है, छोटे मोटे निवेश हो सकते हैं, या नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। अच्छा। मानकर चलिए कि इनमें से ज्यादातर शायद फेल होंगे या औसत नतीजे देंगे, लेकिन उम्मीद ये रखिए कि कुछ एक दांव इतने सफल होंगे कि वो बाकी सभी असफलताओं की भरपाई कर देंगे और आपको बहुत आगे ले जाएंगे। शर्त बस ये है कि उन दावों में बड़ी सफलता की गुंजाइश होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं, कुछ अभ्यास जिन्हें हम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें? बिल्कुल। पहला कदम है टेल अवेयरनेस लिस्ट बनाना। टेल अवेयरनेस लिस्ट, ये क्या है? शांति से बैठें और सोचें आपकी जिंदगी में वो कौन से 1-2 फैसले, निवेश, रिश्ते या आदतें हैं जिनमें आपको लगता है कि असाधारण रूप से बड़ा, लंबे समय तक चलने वाला फायदा देने की क्षमता है। जैसे? हो सकता है ये कोई खास करियर प्रोजेक्ट हो, कोई नया बिजनेस आइडिया जिस पर आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, या अपनी सेहत पर गहराई से ध्यान देना हो, या कोई खास रिश्ता हो। इन 1-2 चीजों को पहचानें और उन्हें अपने सबसे कीमती बीजों की तरह सुरक्षित रखें और पोषित करें। उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करें। ये दिलचस्प है, उन चीजों पर फोकस करना जिनमें घातीय वृद्धि की संभावना है। लेकिन जैसा आपने कहा, इन बीजों को पेड़ बनने में समय लगता है। धैर्य कैसे बनाए रखें, ये मुश्किल होता है। हाँ, बहुत मुश्किल। और यहीं दूसरा अभ्यास आता है, धैर्य अभ्यास। धैर्य अभ्यास? कोई एक सार्थक चीज चुनें, चाहे वो ब्लॉग लिखना हो, कोई वाद्य यंत्र सीखना हो, नियमित रूप से निवेश करना हो, कुछ भी जो लंबे समय का खेल हो। और खुद से वादा करें कि आप इसे कम से कम 5 साल तक जारी रखेंगे। 5 साल? हाँ, कम से कम 5 साल। चाहे नतीजे तुरंत न दिखें, जैसा हमने देखा अमेज़न, एप्पल, टेस्ला की कहानियों में। असाधारण सफलता आने में सालों लगे, यहाँ तक कि दशक लग गए। ज्यादातर लोग बड़ी सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले ही हार मान लेते हैं। धैर्य ही वो खाद पानी है जो उन कीमती बीजों को बढ़ने देता है। और तीसरा कदम, क्या कुछ ऐसा है जो हमें उन अप्रत्याशित मौकों के लिए तैयार रखें जो शायद कहीं से भी आ सकते हैं? बिल्कुल। तीसरा नियम है विकल्पता नियम, ऑप्शनैलिटी रूल। ऑप्शनैलिटी मतलब विकल्प खुले रखना। हाँ। खुद को सकारात्मक आश्चर्यों के लिए खुला रखें। लगातार सीखते रहें, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते रहें, नई चीजें आजमाते रहें, प्रयोग करते रहें, भले ही छोटे पैमाने पर। क्योंकि वो असाधारण मौके, वो टेल इवेंट्स अक्सर वहीं दस्तक देते हैं जहां जिज्ञासा जिंदा होती है और नए दरवाजे खुले रखे जाते हैं। हर नया ज्ञान, हर नया रिश्ता, हर छोटा प्रयोग आपके लिए एक नया विकल्प खोलता है, एक संभावित असाधारण घटना का दरवाजा खोलता है। तो सार ये है कि महान किस्मत और बड़े बदलाव रोज के शोर शराबे और छोटी मोटी जीतों से नहीं बनते। वो बनते हैं उन दुर्लभ, विषम पलों से, उन गिने चुने बड़े दांवों से। हमें 100 चमत्कारों की जरूरत नहीं है, बस कुछ सही जगह लगाए गए दांव और उन पर टिके रहने का साहस चाहिए। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। लेकिन उन असाधारण घटनाओं का क्या मतलब है अगर कोई इनके मिलने वाले इनाम का आनंद ही ना ले पाए? ये भी सोचने वाली बात है। अंततः दुनिया का सारा पैसा बेकार है अगर वो उस एक चीज पर नियंत्रण नहीं देता जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, किसी का अपना समय। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आजादी ही असली दौलत क्यों है और सच्ची सफलता का मतलब अपने घंटों, अपने विकल्पों और अपनी जिंदगी का मालिक होना कैसे है। सोचिए जरा, वाराणसी में सुबह का वक्त है, गंगा एकदम शांत बह रही है और एक आदमी घाट पर बस बैठा है, नावों को आते जाते देख रहा है। आसपास शहर जाग रहा है, स्टूडेंट्स कॉलेज भाग रहे हैं, दुकानदार शटर खोल रहे हैं, ऑफिस जाने वाले मेट्रो पकड़ रहे हैं। पर इस आदमी को कोई जल्दी नहीं। वो चुनता है उसे आज क्या करना है। वो अपने वक्त का मालिक है। यही तो है असली स्वतंत्रता। कोई दिखावा नहीं, बस एक खामोश ताकत जो कहती है मैं तय करूंगा। आज हम इसी आइडिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि पैसे का असली मकसद महंगी चीजें या स्टेटस नहीं, बल्कि अपना सबसे कीमती खजाना, अपना वक्त, उस पर कंट्रोल पाना है। असली आजादी शायद यही है कि सुबह उठकर ये सोच सकें आज क्या करना है, किसके लिए करना है, किस पैशन को जीना है, ना कि कोई और बताए कि क्या करना है। हाँ, और ये बात मतलब इंडिया में इसका एक खास मतलब बन जाता है।
हम में से कितने लोग ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को ऑटोनॉमी या अपनी मर्जी से ज्यादा जरूरी माना गया है। सोचिए ना, वो पारंपरिक रास्ते, सिक्योर सरकारी नौकरी, फिक्स्ड रूटीन, सालों बाद पक्का प्रमोशन, हाँ बिल्कुल। सेफ्टी नेट वाली बात। हाँ, सेफ्टी तो मिलती है, इसमें शक नहीं, पर कभी-कभी वो हमें एक बंधे रास्ते पर डाल देती है जहां अपनी मर्जी से मुड़ने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अब एक बदलाव दिख रहा है, खासकर एंटरप्रेन्योर्स में, आर्टिस्ट में, फ्रीलांसरों में, युवा प्रोफेशनल्स में। उनके लिए सपना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, वो इन बंधे बंधाए ढांचों से फ्री होना चाहते हैं। सही है। आप देखिए, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, जयपुर जैसे शहरों में कितने लोग 9 से 6 की जॉब छोड़कर अपना कुछ कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टिंग, आर्ट। ये वो लोग हैं जो पैसे से ज्यादा अपने टाइम और कंट्रोल को वैल्यू दे रहे हैं। वो फ्रीडम की कीमत समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं हुई, ये उस आजादी की, उस फ्रीडम की गहरी साइकोलॉजिकल जरूरत की बात है, जिसे शायद पैसा खरीदने में मदद कर सकता है। यहां साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी बहुत कुछ कहती है, और एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रायन की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी या SDT वो यहाँ काफी रोशनी डालती है। ये थ्योरी कहती है कि हम इंसानों की जो अंदर की मोटिवेशन है, खुशी है, वेलबींग है, उसके लिए 3 बेसिक साइकोलॉजिकल जरूरतें पूरी होनी चाहिए। 3 जरूरतें कौन सी? पहली है ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता, दूसरी है कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, काबिलियत, और तीसरी है रिलेटेडनेस यानी जुड़ाव, दूसरों से अच्छे रिश्ते। और इनमें से ऑटोनॉमी मतलब ये महसूस करना कि हमारे फैसलों पर, हमारे कामों पर हमारा अपना कंट्रोल है, ये साइकोलॉजिकल फ्रीडम की एकदम नींव है। हाँ, जब लगता है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं। एग्जैक्टली, तब हम ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। और ये समझना भी जरूरी है शायद कि SDT में ऑटोनॉमी का मतलब सिर्फ आजादी, अकेले रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है अपनी इच्छा से काम करना, ऐसे काम जो हमारे असली वैल्यूज, हमारे विश्वासों से मेल खाते हों, ना कि सिर्फ बाहरी दबाव में या किसी डर से या अंदर के गिल्ट से। मतलब एक तरह की ऑथेंटिसिटी, अपने सच के साथ जीना। बिल्कुल, और यही पैसा एक पावरफुल टूल बन जाता है। जब पैसा हमें ऑटोनॉमी देता है तो हम क्या कर पाते हैं? हम ऐसा काम चुन सकते हैं जिसमें हमें कोई मतलब नजर आए, सिर्फ वो नहीं जिससे बिल भरते हैं। हाँ। हम उन रिश्तों को, उन जिम्मेदारियों को ना कह पाते हैं जो हमें अंदर से खत्म कर रही हों। हम पैसे की चिंता के बिना नई चीजें सीख सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। इसके लिए टाइम और मेंटल स्पेस मिलता है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये तीनों जरूरतें कैसे जुड़ी हुई हैं। ऑटोनॉमी से कॉम्पिटेंस बढ़ती है। अच्छा, कैसे? जब हमारे पास अपने टाइम और चॉइस पर कंट्रोल होता है तो हम उन स्किल्स पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं, उनमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक रिश्तों की बात है, रिलेटेडनेस की, वो तब ज्यादा गहरे और सच्चे होते हैं जब हम फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करते हैं। हाँ, वरना पैसों की टेंशन रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है। बिल्कुल, वो लेन देन वाला भाव आ जाता है। स्वतंत्रता हमें इस जरूरत के बजाय असली लगाव के आधार पर जुड़ने की आजादी देती है। तो रिसर्च भी यही कहती है कि जिनकी ये तीनों जरूरतें पूरी होती हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस, वो ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ, रिसर्च तो यही दिखाती है। ज्यादा लाइफ सैटिस्फैक्शन, बेहतर मेंटल हेल्थ और ज्यादा सस्टेन मोटिवेशन। तो जो दौलत हमें ऑटोनॉमी खरीदने में मदद करती है, वो सिर्फ चीजें खरीदने के बारे में नहीं है। वो असल में इंसान के फलने फूलने के लिए, सच्ची खुशी पाने के लिए सही माहौल बनाने के बारे में है। तो अगर ऑटोनॉमी इतनी जरूरी है और पैसा इसे खरीदने में मदद कर सकता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पैसा वाकई खुशी खरीद सकता है? इस पर तो सालों से बहस चल रही है। वो एक पुरानी धारणा है ना कि पैसा एक लिमिट तक ही खुशी खरीदता है। शायद डैनियल कैनेमन और एंगस डीटन की 2010 वाली स्टडी, जिसने कहा था कि अमेरिका में $75,000 सालाना आय के बाद इमोशनल वेलबींग ज्यादा नहीं बढ़ती। हाँ, वो स्टडी बहुत प्रभावशाली थी और उसने इस विचार को मजबूत किया कि एक पॉइंट के बाद पैसे का असर कम हो जाता है। लेकिन हाल के सालों में इस तस्वीर में और परतें जुड़ी हैं। 2021 में मैथ्यू किलिंग्सवर्थ ने एक बहुत बड़ी स्टडी की। स्मार्टफोन ऐप से लोगों के रियल टाइम अनुभव पूछे गए, 17 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स। ओह, काफी बड़ा सैंपल है। हाँ, और उन्होंने पाया कि लोगों की एक्सपीरियंस्ड खुशी, पल पल की फीलिंग्स और इवैल्यूएटिव खुशी
लाइफ से ओवरऑल सेटिस्फैक्शन दोनों ही आय के साथ लगातार बढ़ती रहती हैं, $75,000 के लेवल से काफी ऊपर भी। अच्छा, तो वो 75,000 वाली बात गलत थी? पूरी तरह गलत नहीं, पर शायद अधूरी थी। और फिर जो और भी इंटरेस्टिंग हुआ, 2023 में कैनेमन और किलिंग्सवर्थ ने मिलकर काम किया अपने अलग अलग नतीजों को समझने के लिए। उनका जॉइंट रिसर्च कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा इनकम ज्यादा खुशी से जुड़ी है, लेकिन आबादी का एक छोटा हिस्सा, करीब 15-20%, जो पहले से ही काफी दुखी हैं, उनके लिए खुशी लगभग $100,000 की आय पर फ्लैट हो जाती है। मतलब पैसा ज्यादातर लोगों को बेहतर महसूस करा सकता है, पर अगर कोई गहरे दुख में है तो शायद पैसों से ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल, पैसा डिप्रेशन या शोक का इलाज नहीं है। तो ये सब फ्रीडम की तलाश के लिए क्या मायने रखता है? पहली बात तो ये कि पैसा सीधे खुशी नहीं खरीदता, पर वो ऑप्शंस खरीदता है, चॉइस। वो मुश्किलें कम करता है, मौके बढ़ाता है और इस तरह ऑटोनॉमी को मुमकिन बनाता है। दूसरी बात, ये रिश्ता लीनियर नहीं है, लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक मतलब अपनी इनकम को $50,000 से $100,000 करने पर खुशी में जितनी बढ़ोतरी होगी, उतनी ही बढ़ोतरी के लिए आपको इनकम 100,000 से $2 लाख करनी पड़ेगी। यानी सेम लेवल की फ्रीडम पाने के लिए आगे चलकर और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, समझ गया। डिमिनिशिंग रिटर्न्स जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरी बात, मेंटल हेल्थ एक लिमिट तय करती है। अगर बेसिक साइकोलॉजिकल जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो पैसा अकेले खुशी नहीं ला सकता। फ्रीडम के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल वेलबींग दोनों चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात, पैसा और खुशी के बीच का जो मेन कनेक्शन है वो है कंट्रोल। कंट्रोल? हाँ, ज्यादा इनकम अक्सर खुशी से इसलिए जुड़ी होती है क्योंकि वो हमें अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल देती है। हम कब, कहाँ, कैसे काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, अपना खाली टाइम कैसे बिताते हैं, इन सब पर हमारा कंट्रोल बढ़ता है और यही कंट्रोल ऑटोनॉमी की फीलिंग को बढ़ाता है। ये कंट्रोल वाली बात मुझे एक और कंट्रास्ट याद दिलाती है। आज के ज़माने में अगर हम इतिहास देखें तो हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, लंबी उम्र है, मतलब मटीरियल समृद्धि तो बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग टाइम पुअर महसूस करते हैं, वक्त की कमी, हमेशा भागदौड़, हमेशा बिजी, हमेशा थके हुए। ऐसा क्यों है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समाजशास्त्री अक्सर मटेरियल एफ्लुएंस, भौतिक प्रचुरता, और टाइम एफ्लुएंस, समय की प्रचुरता में फर्क करते हैं। मटेरियल एफ्लुएंस मतलब सामान, इनकम, चीजें। टाइम एफ्लुएंस मतलब वो वक्त जो हमारा अपना है, जिसे हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकें, जो बाहरी जिम्मेदारियों और अर्जेंसी के दबाव से फ्री हो। और रिसर्च क्या कहती है? कौन सी चीज ज्यादा खुशी देती है? रिसर्च लगातार यही दिखाती है कि लाइफ सैटिस्फैक्शन के साथ टाइम एफ्लुएंस का कनेक्शन मटेरियल एफ्लुएंस से कहीं ज्यादा मजबूत है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह हेडोनिक अडैप्टेशन। हेडोनिक अडैप्टेशन, ये क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। जब हमें कोई नई चीज मिलती है, नई कार, बड़ा घर, लेटेस्ट फोन, तो शुरू में खुशी मिलती है, पर बहुत जल्दी हमारा दिमाग उसका आदी हो जाता है। वो खुशी फीकी पड़ जाती है, वो नॉर्मल बन जाता है। हाँ, ये तो होता है। हमारा दिमाग नई चीजों के पीछे भागने के लिए बना है, न कि जो मिल गया उसका लंबे टाइम तक मजा लेने के लिए। लेकिन वक्त के साथ ऐसा नहीं होता। हर दिन मिलने वाला एक एक्स्ट्रा घंटा फ्री टाइम, जिसे कोई पढ़ने, एक्सरसाइज करने, अपनों के साथ बिताने, शौक पूरे करने या सिर्फ आराम करने में लगाए, वो जमा होता जाता है। हाँ, उसकी आदत नहीं पड़ती। बिल्कुल, ये एक्टिविटीज गहरी और टिकाऊ वेलबींग देती हैं। ये हमारी ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिश्तों को मजबूत करती हैं। शायद इसीलिए हम आजकल डाउन शिफ्टिंग का ट्रेंड देख रहे हैं। 4 लोग जानबूझकर कम घंटे काम करते हैं या ज्यादा पैसे वाली स्ट्रेसफुल नौकरी छोड़कर कम पैसे वाली पर ज्यादा संतोष देने वाली नौकरी चुनते हैं। हाँ बिल्कुल, ये लोग एम्बिशन नहीं छोड़ रहे, वो एक अलग करेंसी टाइम के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मटीरियल चीजों पर वक्त को तरजीह दे रहे हैं। तो इस फ्रीडम को, इस टाइम एफ्लुएंस को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? क्या कोई असल जिंदगी के मॉडल या उदाहरण हैं? फायर मूवमेंट का नाम सुना है मैंने। हाँ, फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, वित्तीय स्वतंत्रता, जल्दी रिटायरमेंट। ये इस आइडिया का एक बहुत प्रैक्टिकल और कभी-कभी काफी एक्सट्रीम रूप है। इनका लक्ष्य 60-65 में रिटायर होना नहीं, बल्कि अक्सर 30s या 40s में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना है, ताकि काम करना एक चॉइस बन जाए, मजबूरी नहीं। और इसका गणित क्या है? कैसे करते हैं ये लोग? बेसिक गणित सीधा है।
अपने सालाना खर्च का करीब 25 से 30 गुना बचा लो, उसे कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो और फिर हर साल उस इन्वेस्टमेंट का लगभग 3-4% अपने खर्च के लिए निकालो। 3-4%। इसे सेफ विड्रॉल रेट कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। माना जाता है कि इस रेट पर पैसा लंबे समय तक, जैसे 30 साल या ज्यादा, चल सकता है मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद। इसके कई जाने माने उदाहरण हैं, जैसे पीट आर्डनी, जो ऑनलाइन मिस्टर मनी मस्टाच के नाम से फेमस हैं। वो 30 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब से रिटायर हो गए। 30 साल में? हाँ, उनकी कहानी कंजूसी की नहीं बल्कि सोच समझकर जीने की है। हर खर्च पर सवाल, क्या ये वाकई खुशी या फ्रीडम लाता है? कार की जगह बाइक चलाना, बाहर खाने के बजाय घर पर बनाना, सिंपल घर में रहना। और इस फ्रीडम से उन्हें मिला क्या? अपने बेटे के साथ भरपूर टाइम, अपने शौक पूरे करने का मौका, कम्युनिटी में योगदान देने का वक्त। अच्छा, और कोई उदाहरण? हाँ, क्रिस्टी शेंग और ब्राइस लियोंग है, जिन्होंने मिलेनियल रेवोल्यूशन ब्लॉग और किताब लिखी। वो भी 31 साल की उम्र तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था दुनिया घूमना, अपना पैशन यानी लिखना, उसे करियर बनाना और काम को पूरी तरह से अपने हिसाब से चुनना। पैसे की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो काम उन्हें मीनिंगफुल लगता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी कम उम्र में काम की मजबूरी से आज़ादी। लेकिन क्या ये रास्ता सबके लिए है? इसमें कोई चुनौतियां, कोई मुश्किलें भी हैं? जरूर है, बिल्कुल है। ये कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। फायर सिर्फ मैथ्स नहीं है। कुछ लोग जो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस करते हैं, मतलब पहचान का संकट। पहचान का संकट? वो क्यों? जब पूरी जिंदगी काम और करियर के आसपास घूमती रही हो, तो अचानक वो स्ट्रक्चर हट जाने से खालीपन या पर्पसलेसनेस लग सकती है। समझ नहीं आता कि अब करें क्या। सोशल आइसोलेशन यानी सामाजिक अलगाव भी एक इशू हो सकता है। जब आप जल्दी रिटायर होते हैं तो आपके दोस्त, साथी, वो सब तो काम कर रहे होते हैं। सोशल लाइफ पर असर पड़ता है। हाँ, ये तो हो सकता है। फिर एक और चीज़ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। जवानी में बहुत ज़्यादा बचाने के चक्कर में हो सकता है कि आप कुछ अनुभवों से चूक जाएं, घूमना फिरना, सोशल लाइफ, शौक, जिन्हें बाद में शायद वैसा न जी पाएं। और जाहिर है ये फ्रीडम इन्वेस्टमेंट पर टिकी हैं, तो मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव का खतरा तो रहता ही है। एक बड़ी मंदी आपकी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। तो सबक क्या है यहाँ? सबक ये है कि फ्रीडम सिर्फ काम न करने की आज़ादी नहीं है। सच्ची और टिकाऊ फ्रीडम के लिए आपको साइकोलॉजिकली और सोशली भी तैयार होना होगा। सोचना होगा कि आप अपने खाली टाइम का क्या करेंगे, अपनी पहचान और मकसद कहाँ से लाएंगे, अपने रिश्ते कैसे निभाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ज़रूरी नींव है, पर पूरी इमारत बनाने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। मतलब आज़ादी पाना एक बात है और उसके साथ मीनिंगफुल तरीके से जीना दूसरी। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये जो कंट्रोल की फीलिंग है, चाहे वो फायर से आए या किसी और तरीके से, इसका हमारे दिमाग और शरीर पे भी तो असर पड़ता होगा ना? गहरा असर, बिल्कुल सही। इसका असर सिर्फ लाइफस्टाइल पर नहीं, हमारी बायोलॉजी पर पड़ता है। हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसमें कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन और HPA एक्सिस शामिल है, वो हमें शॉर्ट टर्म खतरों से बचाने के लिए बना है। लेकिन जब हम लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉब की टेंशन, कर्ज के बोझ में रहते हैं, तो ये सिस्टम परमानेंटली एक्टिवेट रह सकता है। इसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं और ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। यहीं पर परसीव्ड कंट्रोल यानी महसूस किया गया नियंत्रण, ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। रिसर्च साफ दिखाती है कि जब लोगों को लगता है कि उनका अपनी सिचुएशन पर कुछ कंट्रोल है, चाहे वो पूरा कंट्रोल ना भी हो, तो उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत कम हो जाता है। जिन लोगों में ये परसीव्ड कंट्रोल की भावना ज्यादा होती है, उनके शरीर में बेसलाइन कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, वो स्ट्रेस से जल्दी रिकवर करते हैं, उनके ब्रेन के फियर सेंटर अमिग्डाला में कम एक्टिविटी होती है और उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करता है, जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के लिए जरूरी है। तो ये उस हालत से कैसे अलग है जहां लोग एकदम हार मान लेते हैं, जिसे शायद लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, जब लगता है कि कुछ भी कर लो कुछ नहीं बदलेगा? हाँ, ये सीखी हुई लाचारी के बिल्कुल उलट है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस तब होती है जब कोई इंसान बार बार ऐसे स्ट्रेस या नेगेटिव अनुभव झेलता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और फिर उसे यकीन हो जाता है कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। जैसे लंबे टाइम तक फाइनेंशियल अनिश्चितता
या किसी ऐसी बुरी सिचुएशन में फंसे रहना जिससे आर्थिक निर्भरता के कारण निकलना मुश्किल हो, ये सब लर्न्ड हेल्पलेसनेस पैदा कर सकता है। ये कोई कमजोरी नहीं, ब्रेन का एक सीखा हुआ पैटर्न है। लेकिन ऑटोनॉमी और कंट्रोल की फीलिंग ये इस पैटर्न को तोड़ सकती है। बिल्कुल। जब आपके पास थोड़ा सा भी फाइनेंशियल बैकअप होता है, मान लीजिए कुछ महीने के खर्चे जितना इमरजेंसी फंड, तो ये आपको सिर्फ पैसे नहीं देता, ये आपको परसीव्ड कंट्रोल का एहसास देता है। आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप पूरी तरह फंसे हुए नहीं हैं। और ये एहसास ही खतरे की फीलिंग को कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को काबू में लाता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति को आज़ाद करता है। इस तरह ऑटोनॉमी खरीदने वाली दौलत सचमुच आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को बेहतर बना सकती है। ये सब बहुत मोटिवेटिंग है, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारना कैसे शुरू करें, खासकर अगर अभी फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत दूर लगती हो? क्या कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कोई भी ले सकता है? हाँ, बिल्कुल। थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना जरूरी है और शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। पहली एक्सरसाइज जो आजमाई जा सकती है वो है फ्रीडम ऑडिट। फ्रीडम ऑडिट, ये क्या है? बस एक हफ्ते के लिए ईमानदारी से ट्रैक कीजिए कि आपका हर घंटा कैसे बीतता है। एक डायरी या ऐप यूज कर सकते हैं। हर एक्टिविटी नोट करें और मार्क करें। क्या ये टाइम सच में आपका अपना था, मतलब आपने चुना कि क्या करना है, या ये दूसरों के हिसाब से चला, बॉस का काम, घर की जिम्मेदारी, सोशल प्रेशर, या किसी मजबूरी में बीता? इससे एक साफ तस्वीर मिलेगी कि अभी आपके टाइम पर आपका कितना कंट्रोल है। हाँ, ये तो आंखें खुलने वाला हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी एक्सरसाइज जो इस ऑडिट के बाद कर सकते हैं वो है फ्रीडम विजन प्लान। अब जब पता है कि आप कहाँ हैं, तो सोचिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए और डिटेल में लिखिए कि आपके लिए एक सच्चा आज़ाद दिन कैसा दिखेगा। सुबह से रात तक क्या करेंगे, किसके साथ होंगे, कैसा महसूस करेंगे। जितना हो सके स्पेसिफिक बने। फिर उस विजन के थोड़ा करीब जाने के लिए अगले 1 साल में आप कौन सी 3 ठोस करने लायक कदम उठा सकते हैं, उन्हें लिखें। ये आपको एक डायरेक्शन देगा। अच्छा, ये सही है, डायरेक्शन मिल जाएगा। और तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी प्रायोरिटीज को क्लियर करने में मदद कर सकती है वो है ट्रेड ऑफ रिफ्लेक्शन। हम अक्सर बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं। बड़ा प्रमोशन, महंगी कार, बड़ा घर, कोई एक ऐसी ही चीज या स्टेटस सिंबल लिखें जिसका आप अभी पीछा कर रहे हैं। फिर खुद से पूछें, क्या इसे पाने से मुझे लंबे समय में ज्यादा टाइम और फ्रीडम मिलेगी, या ये मुझसे और ज्यादा टाइम और एनर्जी मांगेगी, जैसे ज्यादा काम, ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा टेंशन। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये समझने में मदद करेगा कि क्या आप वाकई फ्रीडम चाहते हैं या सिर्फ समाज के बनाए सक्सेस के पैमानों के पीछे भाग रहे हैं। ये एक्सरसाइज छोटी लग सकती हैं, पर ये हमारी सोच और प्रायोरिटीज बदलने में पावरफुल हो सकती हैं। और शायद ये याद रखना जरूरी है कि फ्रीडम कोई दूर का सपना नहीं है जिसका इंतजार करना है। ये आज का चुनाव है जिसे हमारी रोज की आदतें, हमारी प्राथमिकताएं और मुश्किल फैसले लेने का हमारा साहस तय करता है। शायद असली अमीर वो नहीं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो हैं जो बिना डरे अपने वैल्यूज के आधार पर कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं। वो जो अपने टाइम और अपनी लाइफ के मालिक हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है। मान लीजिए किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम पा ली, अपने टाइम पर कंट्रोल पा लिया, क्या अकेली फ्रीडम ही खुशी और संतुष्टि की गारंटी है? एक्सपीरियंस बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग जब पैसे कमाने की रेस और काम की व्यस्तता से बाहर निकलते हैं तो वो खुद को एक नए सवाल के सामने पाते हैं, अब क्या? हाँ, अब क्या? वो मीनिंग, पर्पस की तलाश में निकल पड़ते हैं। फ्रीडम एक पावरफुल टूल है, पर वो अपने आप में मंजिल नहीं है। बिल्कुल। जब आखिरकार आपको अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है, तो आप उस कीमती टाइम का करते क्या हैं? ये सवाल हमें एक और भी ज्यादा पर्सनल और गहरे एरिया में ले जाता है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान का एरिया। ये समझना कि आप असल में कौन हैं, आपके असली वैल्यूज क्या हैं, कौन सी चीजें आपको एनर्जी देती हैं, आप दुनिया में क्या करना चाहते हैं। हाँ, पहचान। अगले चैप्टर में हम इसी जरूरी टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि अपनी असली पहचान को खोजना और समझना आपके हर अगले फैसले को कैसे शक्ल देता है, खासकर तब जब आपके पास चुनने की सच्ची आज़ादी हो। स्वतंत्रता के बाद क्या आता है, इसका जवाब पहचान की खोज में छिपा है। कभी सोचा है हम असल में अमीर किसे समझते हैं? कोई चमचमाती कार दिखे या महंगी घड़ी? हाँ, या कोई बड़ा सा घर। बिल्कुल।
तो फौरन लगता है हाँ ये हुई ना बात, ये है अमीर आदमी। पर क्या ये हमेशा सच होता है? हाँ, ज्यादातर शायद नहीं। ये एक तरह का भ्रम है ना? हाँ वही तो। असल दौलत शायद वो है जो हमें दिखती ही नहीं, जैसे बैंक में पैसा या निवेश, या शायद सबसे बड़ा कि किसी पर कर्ज ना हो। बिल्कुल, वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, बचाया गया। ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये गलती क्यों होती है, पर सोचिए ये हमारे पैसे से जुड़े कितने फैसलों पर असर डालती होगी। बहुत गहरा असर। और इसके पीछे ना सिर्फ आदतें नहीं है, इसके पीछे बाकायदा मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है। अच्छा, जैसे मतलब हम क्यों खिंचते हैं इन चमक दमक वाली चीजों की तरफ? देखिए, एक बड़ा कारण है सामाजिक सिग्नलिंग। एक अर्थशास्त्री थे थॉर्स्टीन वेबलिन। उन्होंने 100 साल पहले एक टर्म दिया था, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन यानी दिखावटी खपत। हाँ बिल्कुल, लोग महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि समाज में अपनी हैसियत दिखा सकें। ये एक सिग्नल है कि देखो भाई, मेरे पास कितने संसाधन हैं। जैसे आजकल हम शादियों में देखते हैं या पार्टियों में। हाँ, वो एक उदाहरण है। कौन कितना ज्यादा खर्च कर सकता है, इसकी जैसे होड़ सी लगी रहती है। लेकिन आज के क्रेडिट वाले जमाने में ना ये सिग्नल बड़े भ्रामक हो गए। कैसे? अब कोई भारी कर्ज लेकर भी तो अमीरी का दिखावा कर सकता है ना। इजी लोन, क्रेडिट कार्ड, तो जो पहले शायद एक सच्चा सिग्नल था, अब वो बस शोर ज्यादा बन गया है। हाँ ये बात तो है। अच्छा, और क्या वजह है इस सोच के पीछे? एक और बड़ी वजह है जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन ने कहा था, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, हाँ, ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहूँ तो हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है, उन पर ज्यादा ध्यान देता है जो आसानी से दिख जाती हैं। अच्छा, अब सोचिए, महंगी गाड़ियां, बड़े ब्रांड वाले कपड़े, बैग्स, ये सब तो दिखने के लिए बनाए जाते हैं, ध्यान खींचने के लिए। हाँ बिल्कुल। पर किसी का ढंग का डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या किसी का चुकाया हुआ होम लोन, वो तो अदृश्य है। वो कहाँ दिखता है? हाँ, तो जो दिखता नहीं, हमें लगता है वो शायद उतना जरूरी नहीं, हम उसे कम आंकते हैं। और फिर वो जो होता है ना कि पड़ोसी ने नई कार ले ली तो अपनी ठीक ठाक चलती गाड़ी भी कबाड़ लगने लगती है। हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं सापेक्ष अभाव और सामाजिक तुलना। हम अपनी माली हालत का अंदाजा दूसरों को देखकर लगाते हैं और फिर शुरू होती है वो रेस, उसने लिया तो मैं भी लूंगा या उससे बेहतर लूंगा, प्रतिस्पर्धी खपत। और एक और बात आपने कही थी, स्पॉटलाइट इफेक्ट। हाँ, स्पॉटलाइट प्रभाव, ये भी बड़ा दिलचस्प है। थॉमस गिलोविच का शोध है इस पर। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग हम पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि सब हमारी नई घड़ी या कार नोटिस कर रहे हैं। हाँ, जबकि सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं, या फिर वो खुद यही सोच रहे होते हैं कि हम उन्हें नोटिस करें। अरे बाप रे, ये तो वाकई एक मनोवैज्ञानिक जाल जैसा है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बिल्कुल। पर क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस जाल को समझा और तोड़ा हो? मतलब कोई असल जिंदगी का उदाहरण, असली अदृश्य दौलत का? हाँ बिल्कुल है। एक बहुत मशहूर कहानी है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड? ये नाम तो नहीं सुना, कौन थे ये? रोनाल्ड रीड अमेरिका के वर्मोंट राज्य में रहते थे, एक छोटे से कस्बे में। वो एक गैस स्टेशन पर गाड़ियों में पेट्रोल भरते थे। अच्छा। और पार्ट टाइम एक स्टोर में सफाई का काम भी करते थे। बिल्कुल साधारण इंसान। पुरानी सी सेकंड हैंड टोयोटा चलाते थे, बहुत मामूली कपड़े पहनते थे, बेहद किफायती, मतलब काफी कंजूसी से रहते थे। ठीक है। जब 2014 में उनकी मौत हुई, 92 साल की उम्र में, तब पता चला कि उनकी कुल संपत्ति $8 मिलियन से ज्यादा थी। क्या? $8 मिलियन एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी के पास? ये कैसे हुआ? कोई लॉटरी वॉटरी लगी होगी? नहीं, कोई लॉटरी नहीं। तरीका एकदम सीधा साधा पर अविश्वसनीय रूप से असरदार था। बताइए ना, क्या तरीका था? देखिए, कुछ चीजें थीं। पहला, जैसा मैंने कहा, वो पूरी जिंदगी बेहद किफायत से जिए, फालतू खर्च बिल्कुल नहीं। ठीक है। दूसरा, जो भी पैसा बचता था उसे वो लगातार अच्छी भरोसेमंद कंपनियों के शेयरों में लगाते रहे, ब्लू चिप स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं, जिनसे डिविडेंड भी मिलता था। ओके, निवेश करते रहे। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, उन्होंने वो शेयर कभी बेचे नहीं, बस खरीदते गए, जमा करते गए, खरीदो और भूल जाओ वाली नीति। हाँ, होल्ड किया। और सबसे अहम, उन्होंने ये काम दशकों तक किया, 70 साल से भी ज्यादा। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग को अपना काम करने का पूरा मौका दिया। 70 साल? ओहो। उनकी दौलत पूरी तरह अदृश्य थी, क्योंकि वो आज के दिखावे के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए बन रही थी। कमाल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है?
उन्होंने अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब $6 मिलियन, अपने स्थानीय अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिया। सच में ये तो अविश्वसनीय कहानी है। मतलब ये कहानी तो यही सिखाती है कि असली दौलत बनाने के लिए शायद बहुत ज्यादा कमाना उतना जरूरी नहीं, हाँ, जितना कि लगातार बचाना, सही जगह निवेश करना और सबसे बढ़कर धीरज रखना। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। एक बहुत मशहूर किताब है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। सुनी है मैंने इसके बारे में। उसके लेखक थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको ने हजारों करोड़पतियों पर रिसर्च की, और जानते हो उन्होंने क्या पाया? क्या? कि ज्यादातर करोड़पति वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसा हम सोचते हैं या जैसा हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। मतलब वो महंगे बंगले, लग्जरी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, ये सब नहीं होता उनके पास? ज्यादातर के पास नहीं। उनके शोध के कुछ नतीजे तो काफी चौंकाने वाले थे। जैसे आधे से ज्यादा करोड़पतियों ने अपनी जिंदगी में कभी $400 से महंगा सूट तक नहीं खरीदा था। अरे, ज्यादातर लोग मर्सिडीज या BMW नहीं चलाते, बल्कि टोयोटा, होंडा या फोर्ड जैसी साधारण गाड़ियां चलाते। अच्छा। और उनमें से लगभग 80% लोग पहली पीढ़ी के अमीर हैं। यानी उन्होंने दौलत खुद अपनी मेहनत और बचत से बनाई है, विरासत में नहीं मिली। सेल्फ मेड। और वे बहुत पॉश इलाकों में नहीं रहते, बल्कि सामान्य मध्यम वर्गीय मोहल्लों में साधारण घरों में रहते हैं। ये तो पूरी इमेज ही तोड़ देता है करोड़पति की। तो फिर अगर वे इतना खर्च नहीं करते तो अमीर बनते कैसे हैं? क्या राज है? स्टैनली और डैंको ने 2 तरह के लोगों की बात की। एक PAWS, प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, यानी दौलत के असाधारण निर्माता। ओके, PAWS। और दूसरे UAWS, अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, यानी वो लोग जो अपनी आय और क्षमता के हिसाब से कम दौलत बना पाते हैं। अच्छा, UAWS। ये कौन होते हैं? UAWS अक्सर वो लोग होते हैं जिनकी आमदनी बहुत अच्छी होती है, जैसे बड़े डॉक्टर, वकील, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। हाँ, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, लेकिन वो अपनी सफलता की इमेज बनाए रखने के लिए खर्च भी उतना ही ज्यादा करते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, क्लब की मेंबरशिप, बच्चों के महंगे स्कूल, शानदार छुट्टियां। लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ती है। हाँ, नतीजा ये होता है कि अच्छी खासी कमाई के बावजूद उनकी नेटवर्थ उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी बढ़नी चाहिए। और पॉज, वो कौन है फिर? पॉज अक्सर उन पेशों में होते हैं जो शायद उतने ग्लैमरस ना लगें, जैसे छोटे कारोबारी, कोई कुशल कारीगर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, या फिर नौकरी पेशा लोग जो अपनी आय से काफी कम में गुजारा करते हैं। अच्छा। वो दिखावे पर पैसा उड़ाने के बजाय उसे लगातार बचाते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं। असली दौलत यानी आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, भविष्य के विकल्प, ये सब पॉज के पास होता है, भले ही उनकी सालाना आय UAWS से कम क्यों ना हो। इसको एक उदाहरण से समझे तो शायद और साफ हो जाए। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एक बहुत नामी न्यूरोसर्जन है, उनकी सालाना कमाई है मान लीजिए $600,000। बहुत बढ़िया कमाई है। शानदार। लेकिन उनकी जीवन शैली भी उतनी ही शानदार है। आलीशान घर है, बच्चों के लिए महंगे प्राइवेट स्कूल है, साल में कई बार विदेश घूमने जाते हैं, टॉप मॉडल की लग्जरी कारें हैं। इस सब पर उनका सालाना खर्च करीब $5,50,000 हो जाता है। बाप रे। तो बचत कितनी हुई? सिर्फ $50,000 साल की। हाँ। अब इसकी तुलना कीजिए एक प्लम्बर से। मान लीजिए वो सालाना $80,000 कमाता है। ठीक है। सर्जन से काफी कम। हाँ। लेकिन वो एक साधारण जिंदगी जीता है। अपने परिवार का साल भर का खर्च वो $50,000 में चला लेता है। अच्छा। तो वो हर साल $30,000 बचाता है, और वो इन 30,000 को हर साल चुपचाप किसी सस्ते इंडेक्स फंड में डाल देता है। इंडेक्स फंड यानी जिसमें मार्केट की कई कंपनियों के शेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल। जिससे रिस्क कम हो जाता है और लंबे समय में ठीक-ठाक रिटर्न मिल जाता है। तो अब सोचिए 30 साल बाद क्या होगा अगर हम मान ले कि दोनों को अपने निवेश पर औसतन 7% सालाना रिटर्न मिला। तो 30 साल बाद सर्जन की कुल संपत्ति करीब $4.7 मिलियन होगी। काफी पैसा है। हाँ, और प्लम्बर की संपत्ति वो करीब $2.8 मिलियन होगी। सर्जन से कम है पर फिर भी बहुत है। बिल्कुल। अब देखिए, सर्जन के पास पैसा ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे अपनी $50,000 सालाना वाली महंगी लाइफस्टाइल को बनाए रखने की आदत भी है, और शायद सामाजिक दबाव भी। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ प्लम्बर है, उसके खर्चे सिर्फ $50,000 सालाना है। वो चाहे तो शायद 55 की उम्र में आराम से रिटायर हो सकता है। उसके पास विकल्प है। तो अब सवाल ये उठता है, ज्यादा अमीर कौन है? वो जिसके पास बैंक में ज्यादा पैसा है,
या वो जिसके पास अपनी जिंदगी जीने की ज्यादा आजादी और सुकून है? यही वो सवाल है जो हमें दौलत की हमारी परिभाषा पर सोचने को मजबूर करता है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर लाता है कि हम ये गलतियां करते क्यों हैं? क्यों हम ज्यादा खर्च करने वाले को ज्यादा अमीर समझ लेते हैं? हाँ, क्यों? व्यवहार अर्थशास्त्र यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इसमें हमारी मदद कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। नहीं, बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंसानों को तत्काल मिलने वाला छोटा इनाम भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम से कहीं ज्यादा आकर्षक लगता है। अच्छा, जैसे अगर मैं अभी पूछूं आपको आज 100 रुपए चाहिए या कल 110 रुपए, तो ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? शायद आज 100 रुपए। इंतजार कौन करे? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको 30 दिन बाद 100 रुपए चाहिए या 31 दिन बाद 110 रुपए, तब शायद मैं 31 दिन बाद 110 रुपए लेना चाहूंगी। एक दिन और इंतजार करने में क्या हर्ज है, जब 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। देखा, जैसे ही इनाम थोड़ा दूर भविष्य में चला जाता है, हम ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा समझदारी से सोचने लगते हैं। लेकिन जब इनाम तुरंत मिलने वाला होता है तो हम बेसब्र हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें आज का छोटा मजा कल के बड़े फायदे से ज्यादा लुभाता है। हाँ, और शायद इसीलिए वो कल से पक्का बचाऊंगा वाला कल कभी आता ही नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि नई कार खरीदने का मजा या नया फोन लेने की खुशी या बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने का सुख, ये सब तुरंत मिलता है। जबकि पैसे बचाने और निवेश करने का फायदा वो तो सालों बाद मिलेगा, और वो भी पक्का नहीं है, अनिश्चित है। तो हमारा दिमाग कहता है, अरे छोड़ो कल की, आज मजे लो। इसीलिए बचत करना इतना मुश्किल लगता है सबको। हाँ, ये बिल्कुल वॉल्टर मिशेल के उस मशहूर मार्शमैलो प्रयोग जैसा है। हाँ, बच्चों वाला प्रयोग। जिन बच्चों ने तुरंत एक मार्शमैलो खाने के बजाय थोड़ा सब्र करके 15 मिनट रुक के 2 मार्शमैलो लेना चुना, वो आगे चलकर जिंदगी के कई पैमानों पर ज्यादा सफल हुए। अच्छा। की क्षमता। हर बार जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम एक चुनाव कर रहे होते हैं। अभी एक मार्शमैलो यानी नया फोन, या बाद में 2 यानी उस पैसे को निवेश करके मिलने वाला बड़ा फायदा। सोचने वाली बात है। और एक बात और है, वो जो नई चीज खरीदने की खुशी होती है, वो कितने दिन टिकती है? हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। कुछ हफ्तों में या महीनों में वो नई गाड़ी भी पुरानी लगने लगती है ना? बिल्कुल। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल। हाँ, मतलब हम इंसान किसी भी अच्छी या बुरी घटना के बाद थोड़े समय में अपनी खुशी के एक सामान्य बेसलाइन लेवल पर वापस आ जाते हैं। अच्छा। नई लग्जरी कार शायद कुछ हफ्ते या महीने बहुत रोमांचक लगें, बहुत खुशी दें, लेकिन फिर वो रोजमर्रा की चीज बन जाती है, सामान्य लगने लगती है। हाँ, आदत पड़ जाती है। फिर हमें खुशी के अगले दोस्त के लिए कुछ और नया चाहिए होता है, कुछ और बड़ा, कुछ और महंगा। हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पर खुशी के मामले में हम वहीं के वहीं रहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत सोचिए वित्तीय सुरक्षा के बारे में। जैसे ये जानना कि आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है या आपके पास एक ठीक ठाक इमरजेंसी फंड है। हाँ। ये जो एहसास है, ये जो मानसिक शांति है, ये ज्यादा स्थायी होती है। ये समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि शायद बढ़ती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर इन सब चक्करों से, दिखावे का चक्कर, ये मनोवैज्ञानिक दबाव, ये आदतें, इनसे निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका है, एक सोच है, एक दर्शन कह सकते हैं, जिसे कुछ लोग स्टील्थ वेल्थ कहते हैं। स्टील्थ वेल्थ यानी अदृश्य धन। हाँ। तो क्या इसका मतलब है कि बिल्कुल कंजूस बन जाओ, फटे कपड़े पहनो, रूखा सूखा खाओ? नहीं, कंजूसी नहीं। स्टील्थ वेल्थ का मतलब कंजूसी नहीं है। इसका मतलब है रणनीतिक रूप से अदृश्य रहना। रणनीतिक रूप से अदृश्य। हाँ। मतलब अपने पैसे को दूसरों को दिखाने पर खर्च करने के बजाय उसे अपने लिए काम करने देना, उसे बढ़ने देना। इसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं। अच्छा, क्या है वो सिद्धांत? पहला और शायद सबसे बुनियादी, अपनी जरूरतों के लिए खरीदो, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए नहीं। सोचिए, एक $50 की घड़ी जो एकदम सही समय बताती है, आपकी जरूरत पूरी करती है। हाँ। ठीक है। हाँ। अब एक $15,000 की रोलेक्स, वो भी समय बताती है, लेकिन क्या वो 300 गुना बेहतर समय बताती है? नहीं। तो वो जो अतिरिक्त 14,950 हैं, वो ज्यादातर किस चीज के लिए हैं? सामाजिक सिग्नलिंग के लिए।
स्टेटस दिखाने के लिए? बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या कोई वाकई 14,950 सिर्फ इसलिए खर्च करना चाहेगा कि सड़क पर चलते अजनबी उसे 2 सेकंड के लिए नोटिस करें? सोचने वाली बात है। अच्छा, दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा है असम्मित निवेश। एसिमेट्रिक इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो चीजें आपके लिए सच में बहुत मायने रखती हैं, जिनसे आपको असली खुशी मिलती है, उन पर शायद आप थोड़ा दिल खोलकर खर्च करें, लेकिन बाकी सब चीजों पर बेहद किफायती रहें। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को घूमना बहुत पसंद है, नई जगह देखना, तो वो अपनी यात्राओं पर अच्छा खर्च कर सकता है। लेकिन हो सकता है वो गाड़ी पुरानी रखे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे या बाहर खाना कम खाए। तो एक जगह ज्यादा खर्च किया तो दूसरी जगह काट लिया। हाँ, इससे खुशी भी मिल गई और पैसा भी बचा। आप हर चीज पर अंधाधुंध खर्च नहीं कर रहे। ये अच्छा है। तीसरा सिद्धांत आपने बताया था स्वतंत्रता प्रीमियम। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि हर बड़ी खरीदारी या हर बड़े खर्च का मूल्यांकन इस आधार पर करना कि वो आपकी कितनी आजादी बढ़ाता है या घटाता है। आजादी कैसे? देखिए, एक बड़ा आलीशान घर खरीदने के लिए आपने एक भारी भरकम होम लोन ले लिया। हाँ। 30 साल की ईएमआई बन गई। अब ये लोन आपकी आजादी घटाता है, ये आपको सालों तक बांध देता है। हो सकता है आप अपनी नौकरी से खुश न हो, पर ईएमआई के डर से छोड़ ना पाएं, ये तनाव भी बढ़ाता है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, एक छोटा साधारण सा घर है जिसका लोन आपने चुका दिया है, या आप किराए पर रहते हैं और आपके पास कोई बड़ा लोन नहीं है। ये आपकी आजादी बढ़ाता है। आपको पता है कि आपके सिर पर छत है या कम किराया है। आप करियर में जोखिम ले सकते हैं, अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं या जरूरत पड़ने पर ब्रेक ले सकते हैं। आप ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है, आजादी के चश्मे से खर्चों को देखना। और चौथा सिद्धांत क्या था? एंटी फ्रेजाइल लाइफस्टाइल। ये आइडिया नसीम तालिब का है। हाँ, एंटी फ्रेजाइल। इसका क्या मतलब है वित्तीय संदर्भ में? इसका मतलब एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था बनाना जो न सिर्फ बाहरी झटकों जैसे नौकरी छूटना, बीमारी, बाजार में गिरावट को झेल सके, बल्कि शायद उनसे और मजबूत हो जाए। अच्छा, मजबूत कैसे हो सकती है? देखिए, एक ऐसी जीवन शैली जहां खर्च बहुत ज्यादा है और बचत बहुत कम, वो नाजुक यानी फ्रेजाइल होती है। जरा सा झटका लगा, नौकरी गई या कोई बड़ा मेडिकल खर्चा आया और सब बिखर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके खर्चे कम हैं, बचत अच्छी है, निवेश फैला हुआ है और कर्ज कम है, तो आपकी जीवन शैली एंटी फ्रेजाइल है। मुश्किलें आएंगी, पर आप उन्हें झेल जाएंगे, और हो सकता है कि जब बाजार गिरे तो आपके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसा हो, जो लंबे समय में आपको फायदा पहुंचाएगा। तो आप मुश्किलों से टूटते नहीं, बल्कि शायद और बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। हाँ, कुछ हद तक। क्या दुनिया में ऐसे जाने माने अमीर लोग हैं जो स्टेल्थ वेल्थ वाले तरीके से जीते हैं? अरे कई हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो वॉरेन बफेट है। अरबों डॉलर की संपत्ति है, पर आज भी ओमाहा के उसी सामान्य से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। सच में? हाँ, या मार्क ज़करबर्ग को देख लीजिए। सालों तक वो अपनी एक जैसी ग्रे टी शर्ट के लिए जाने जाते थे। आइकिया के संस्थापक इंगवार कैम्प्रेड अपनी पुरानी सी वॉल्वो कार चलाते थे और हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे। ये लोग कंजूस नहीं हैं, ये ऑप्टिमाइजर हैं। ये समझते हैं कि पैसे का असली मकसद दिखावा करना नहीं, बल्कि आज़ादी और सुरक्षा खरीदना है। इन्होंने दौलत को दिखावे से पूरी तरह अलग कर दिया है। वो समझते हैं कि दिखने वाली दौलत अक्सर एक बोझ बन जाती है, जबकि अदृश्य दौलत असली ताकत है। बिल्कुल। ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बात, लेकिन समाज पर इस दिखावती खपत का, इस होड़ का क्या असर पड़ता है? इसका समाज पर भी बहुत गहरा और अक्सर नकारात्मक असर पड़ता है। सोचिए, पूरा आधुनिक उपभोक्तावाद, मॉडर्न कंज्यूमर कैपिटलिज्म इसी भ्रम पर तो टिका है कि खर्च करना ही अमीर होना है। हाँ। विज्ञापन लगातार हमें ये महसूस कराते हैं कि हमारे पास जो है वो काफी नहीं है, हमें और चाहिए, नया चाहिए, बेहतर चाहिए, ताकि हम ज्यादा चीजें खरीदें। बिल्कुल, भले ही हमें उनकी जरूरत हो या ना हो। और इस ज्यादा खरीदने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लोन लेते हैं और धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। और क्रेडिट कार्ड्स तो ऐसा बना दिए गए हैं कि खर्च करना बहुत आसान लगता है, दर्द नहीं होता, जबकि बचत करना मुश्किल लगता है। सही कहा। और फिर वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाली बात भी है। हाँ, कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, खर्चे भी उसी अनुपात में या उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें सामाजिक दबाव का भी बड़ा हाथ होता है। जब आपकी कमाई बढ़ती है तो आप शायद सोचते हैं कि अब आपको बेहतर इलाके में रहना चाहिए, बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, बच्चों को और महंगे स्कूल में भेजना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग वैसा कर रहे होते हैं। हाँ,
फिर आपको भी वैसा करने का दबाव महसूस होता है। नतीजा क्या होता है? आपकी कमाई तो बढ़ी, पर आपकी नेटवर्थ, आपकी असली दौलत वहीं की वहीं रह जाती है या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। एक अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट फ्रैंक, वो इसे व्यय कैस्केड कहते हैं। व्यय कैस्केड, हाँ। मतलब जब सबसे अमीर लोग और बड़े घर और महंगी चीजें लेते हैं तो उनसे ठीक नीचे वाले लोग भी वैसा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पीछे ना रह जाएं। फिर उनसे नीचे वाले, और ये लहर नीचे तक जाती है। अच्छा। अंत में क्या होता है? सबके पास पहले से बड़े घर होते हैं, ज्यादा महंगे सामान होते हैं, पर साथ ही बड़े लोन, ज्यादा कर्ज और कम असली दौलत होती है। और क्योंकि सबने अपग्रेड कर लिया तो किसी की सापेक्ष हैसियत भी नहीं बढ़ी। एग्जैक्टली, हैसियत तो रिलेटिव होती है। अगर सब ऊपर चले गए तो कोई ऊपर नहीं गया, पर सबका पैसा जरूर खर्च हो गया। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कोई नहीं जीतता। ये भी एक अजीब बात है ना कि हमारे स्कूल हमें कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री जैसी मुश्किल चीजें सिखाते हैं, हाँ, पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है या बजट कैसे बनाया जाता है ये नहीं सिखाते। बिल्कुल। ये एक बड़ा प्रणालीगत मुद्दा है। वित्तीय साक्षरता की कमी लोगों को इस उपभोक्तावाद और कर्ज के जाल में और आसानी से फंसा देती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें वित्तीय सफलता को देखने का एक नया तरीका अपनाना हो तो वो क्या हो सकता है? क्या हम उसे अदृश्यता का सिद्धांत कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इस नजरिए से देखें तो असली दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आप क्या-क्या खरीद सकते हैं, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप अपने जीवन और अपने समय पर कितना नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण। आप बिना नौकरी किए, बिना एक्टिवली कमाए कितने समय तक अपना जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी, आपके मन में पैसे को लेकर कितनी चिंता है या कितनी शांति है। तो इस नजरिए के, इस सिद्धांत के मुख्य स्तंभ या पिलर्स क्या होंगे? मेरे ख्याल से 3 मुख्य स्तंभ है। पहला, जैसा मैंने कहा, नियंत्रण। कंट्रोल। आपके समय और आपके फैसलों का कितना प्रतिशत वाकई आपका अपना है, बजाय इसके कि वो पैसे की जरूरत से तय हो। सोचिए, अगर कोई अपनी नौकरी से नफरत करता है पर घर की ईएमआई या बच्चों की फीस की वजह से उसे छोड़ नहीं सकता, तो उसका अपने जीवन पर नियंत्रण कम है। हाँ। वहीं अगर कोई चाहे तो ये सोच सकता है कि चलो 1 साल का ब्रेक लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो उसका नियंत्रण ज्यादा है। धन का असली मतलब है एजेंसी, अपनी जीवन के निर्णय खुद लेने की क्षमता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा, और शायद गणितीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी बचत दर, सेविंग्स रेट। सेविंग्स रेट यानी आपकी आय का वो प्रतिशत हिस्सा जो आप खर्च नहीं करते बल्कि बचाते और निवेश करते हैं। सीधा सा फॉर्मूला, आय व्यय आय। हम्म। ये व्यक्तिगत वित्त में शायद सबसे अकेली, सबसे जरूरी संख्या है। यही तय करती है कि आप कितनी जल्दी दौलत बनाएंगे। यही तय करती है कि आपको रिटायर होने के लिए कितना कम पैसा चाहिए होगा, क्योंकि आपके खर्चे कम हैं। और यही तय करती है कि आप आर्थिक झटकों को कितनी आसानी से झेल पाएंगे। इसका एक उदाहरण दें। सोचिए, एक व्यक्ति $50,000 सालाना कमाता है, पर वो 40% बचाता है, यानी $20,000 सालाना। दूसरा व्यक्ति $150,000 कमाता है, पर वो सिर्फ 5% बचाता है, यानी $7,500 सालाना। अब बताइए, कौन ज्यादा तेजी से वित्तीय आजादी हासिल करेगा? जाहिर है पहला वाला। भले ही उसकी कमाई कम हो, बचत दर ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ? तीसरा स्तंभ है मन की शांति। पीस ऑफ माइंड। मन की शांति। पैसे को लेकर कितनी चिंता रहती है? क्या अचानक आने वाले बड़े खर्चों जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी का सामना करने के लिए आत्मविश्वास महसूस होता है? क्या अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर एक संतुष्टि का भाव है? ये असली अंतिम दौलत है। शोध भी यही बताते हैं कि एक निश्चित आय के स्तर के बाद, जो अलग-अलग देशों में अलग हो सकता है, पर मान लीजिए अमेरिका में $75,000, $95,000 सालाना, उससे ज्यादा पैसा आपकी रोजमर्रा की खुशी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता। अच्छा। लेकिन वित्तीय सुरक्षा, ये जानना कि आप सुरक्षित हैं, आपके पास बुरे वक्त के लिए सहारा है, ये हर आय स्तर पर खुशी और मानसिक शांति को जरूर बढ़ाती है। ये बात तो बिल्कुल पता की है। सुनने में ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, नियंत्रण, बचत दर, मन की शांति। लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम, अपने दिखावटी खर्चों का एक ऑडिट करें। ऑडिट?
कैसे? एक लिस्ट बनाइए उन सभी खर्चों की जो मुख्य रूप से दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं या दूसरों पर असर डालने के लिए होते हैं, जैसे आपकी कार, आपके कपड़े, घर का साइज या लोकेशन, महंगे गैजेट्स, रेस्टोरेंट के बिल, छुट्टियों की सोशल मीडिया वाली तस्वीरें। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, इस खर्च का कितना प्रतिशत वाकई आपकी अपनी खुशी, जरूरत या आराम के लिए है और कितना सिर्फ दूसरों को सिग्नल देने के लिए या उनसे होड़ करने के लिए। ये मुश्किल सवाल है। हाँ, पर जरूरी है। आप शायद हैरान रह जाएंगे कि ये सिग्नलिंग वाला हिस्सा 30%, 40% या शायद 60% तक भी हो सकता है, जिसका आपकी असल खुशी से कोई लेना देना नहीं। ये तो आंखें खोलने वाला हो सकता है। ठीक है, मान लिया, ये पता चल गया। फिर दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम, इस दिखावटी खर्च को अदृश्य धन में बदलिए। वो जो 30% या 60% पैसा है जो आप सिर्फ दिखावे पर उड़ा रहे थे, उसे काम पर लगाइए। कहाँ? उससे इंडेक्स फंड में डालिए, उससे ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज चुकाइए, खासकर क्रेडिट कार्ड का बिल। एक इमरजेंसी फंड बनाइए या कोई नया स्किल सीखने में लगाइए जिससे भविष्य में आपकी कमाई बढ़ सके। अच्छा। आप शायद पाएंगे कि ऐसा करने से आपकी जीवन की गुणवत्ता में कोई खास कमी नहीं आई, पर आपकी नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। तीसरा कदम शायद सोच बदलने से जुड़ा होगा। बिल्कुल। सफलता को मापने का अपना पैमाना बदलिए। सफलता का मतलब अब महंगी कार, बड़ा घर या विदेशी छुट्टियां नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उसे अदृश्य लेकिन असली चीजों से मापिए। जैसे, मैं बिना कमाए कितने महीने गुजारा कर सकता हूँ, मेरे पास अपने काम या करियर में कितना लचीलापन, कितने विकल्प हैं, मेरी पैसिव इनकम कितनी है, यानी वो आय जो बिना मेरे एक्टिव काम के आती है, क्या मैं वित्तीय रूप से नाजुक हूँ या मजबूत, एंटी फ्रैजाइल। ये नई मैट्रिक्स हैं। और चौथा कदम आपने कहा था वो शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, चौथा कदम है एंटी सिग्नलिंग आत्मविश्वास बनाना। एंटी सिग्नलिंग आत्मविश्वास। ये अपनी सामाजिक कंडीशनिंग के खिलाफ एक तरह की दिमागी लड़ाई है। आपको अंदर से एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना होगा जो इस बात पर निर्भर ना करे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके पास क्या है। ये कैसे होगा? इसके लिए आप ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं, ऐसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जिनकी सोच आपसे मिलती हो, अपनी वित्तीय आज़ादी की कल्पना कर सकते हैं, अपनी नेटवर्थ को नियमित रूप से ट्रैक कर सकते हैं। उसे बढ़ता हुआ देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और किफ़ायती होने को शर्मिंदगी की बात न समझकर उसे स्मार्ट या अनुकूलित, ऑप्टिमाइज्ड होने की तरह देखें। आप खुद को किसी चीज से वंचित नहीं कर रहे हैं, आप आज के छोटे मजे के बदले कल की बड़ी आजादी चुन रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी है। और इस अदृश्यता की, इस बचत दर की गणितीय ताकत भी तो जबरदस्त है ना? हाँ, बिल्कुल। दो रास्ते देखते हैं। एक है दृश्य धन का रास्ता। मान लीजिए किसी की आय $1,00,000 सालाना है और वो खर्च करता है $95,000, यानी बचत दर कितनी हुई? सिर्फ 5%। बहुत कम। इस रफ्तार से अगर हम माने कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है अपने सालाना खर्च का 25 गुना जमा करना, तो इस व्यक्ति को ऐसा करने में करीब 61 साल लगेंगे। 61 साल मतलब लगभग पूरी कामकाजी जिंदगी। हाँ। अब देखते हैं अदृश्य धन का रास्ता। आय उतनी ही है, $100,000, लेकिन ये व्यक्ति समझदार है, स्टेल्थ वेल्थ में यकीन रखता है। वो $60,000 में अपना साल भर का खर्च चला लेता है, जो कि एक आरामदायक लेकिन सादी जीवन शैली है। तो बचत दर हुए 40%। बिल्कुल। अब इस 40% की बचत दर से वित्तीय स्वतंत्रता पाने में कितने साल लगेंगे, अंदाजा लगाइए। 40%, शायद 20-25 साल। सिर्फ 21 साल। क्या बात है, 61 साल बनाम 21 साल। समान आय पर सिर्फ बचत दर का फर्क, आजादी पाने में 40 साल का अंतर। ये है अदृश्यता की ताकत, बचत दर की ताकत। और शायद सबसे बड़ी बात यह है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय, इतनी ऊर्जा और इतना मुश्किल से कमाया हुआ पैसा उन लोगों को प्रभावित करने में क्यों बर्बाद करें जिन्हें हम ठीक से जानते तक नहीं, और जिन्हें शायद हमारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। सही बात है। जब कोई वो महंगी लग्जरी कार खरीदता है तो सड़क पर चलते हुए अजनबी शायद 2 सेकंड के लिए मुड़कर देखते होंगे और फिर अगले ही पल वो अपनी जिंदगी में, अपने फोन में या अपनी सोच में वापस खो जाते हैं। हाँ। उन 2 सेकंड की क्षणिक खोखली तारीफ के लिए
किसी ने शायद अपने सालों की बचत उड़ा दी। जबकि वो पैसा अगर निवेश किया होता बिल्कुल तो वो चुपचाप अदृश्य रूप से बढ़ रहा होता। बिल्कुल, वो उसे भविष्य में स्वतंत्रता के साल दे रहा होता, वो उसके मन से पैसे की चिंता कम कर रहा होता, वो उसके लिए भविष्य के विकल्प बना रहा होता, एक विरासत बना रहा होता। वो व्यक्ति जो शायद 10 साल पुरानी टोयोटा चला रहा है पर जिसके पास बैंक में या निवेश में $5 लाख हैं, वो उस व्यक्ति से कहीं कहीं ज्यादा अमीर है जो बिल्कुल नई पोर्श चला रहा है पर $50,000 के कार लोन के बोझ तले दबा है। हाँ, एक सिर्फ अमीर होने का नाटक कर रहा है जबकि दूसरा असल में अमीर और आजाद है, भले ही वो साधारण दिखने का नाटक क्यों ना कर रहा हो। बिल्कुल। तो हम घूम फिर कर उसी विरोधाभास पर आ जाते हैं ना कि असली दौलत आपको कुछ भी खरीदने की क्षमता देती है। हाँ, और साथ ही ऐसा न करने की समझदारी भी। बिल्कुल। जब कोई अदृश्य धन जमा करके सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेता है, तब अगर वो चाहे तो वो लग्जरी कार खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर होता ये है कि तब तक उसकी मूल्य, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी होती हैं। वो समझ जाता है कि असली आजादी कार में नहीं है, बल्कि कार की जरूरत ना होने की क्षमता में है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक तरफ तो धन बनाने के साधन, जानकारी, निवेश के विकल्प पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हैं। हाँ, इंटरनेट की वजह से। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम वित्तीय भ्रमों, दिखावे के दबाव से भी बुरी तरह घिरे हुए हैं। ज्यादातर लोग सफलता के दिखने वाले चमकीले संकेतों का पीछा करते रहते हैं जो अक्सर उन्हें उनकी मंजिल से और दूर ले जाते हैं। अदृश्यता का सिद्धांत, स्टेल्थ वेल्थ का नजरिया एक तरह की मुक्ति देता है। ये कहता है, स्टेटस के इस अंतहीन खेल से बाहर निकलो, अपनी खपत को बचत और निवेश में बदलो, सफलता को बैंक बैलेंस से ज्यादा अपने नियंत्रण और मन की शांति से मापो, और वो दौलत बनाओ जो सच में मायने रखती है, अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी। रोनाल्ड रीड की कहानी याद आती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगभग गुमनामी में अदृश्य रहकर बिताई। किसी ने उस साधारण से दिखने वाले पेट्रोल पंप अटेंडेंट पर शायद ही कभी ध्यान दिया होगा। हाँ। लेकिन आखिर में उनके पास वो था जो बड़ी बड़ी लग्जरी चीजों के पीछे भागने वाले ज्यादातर लोग शायद कभी हासिल नहीं कर पाते। पर्याप्त, इनफ। बल्कि पर्याप्त से कहीं ज्यादा। हाँ, इतना ज्यादा कि वो लाखों डॉलर दान कर सकें और फिर भी अपने परिवार और जरूरतमंदों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाएं। ये कंजूसी नहीं थी, ये समझदारी थी, ज्ञान था। तो अगली बार जब कोई बड़ी महंगी चीज खरीदने का मन करे तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ। असली सवाल शायद ये होना चाहिए, क्या मैं इस पैसे को अपनी भविष्य की आजादी में निवेश न करने का जोखिम उठा सकता हूँ। वाह। सच्ची दौलत फुसफुसाती है, शोर नहीं मचाती, असुरक्षा चिल्लाती है। अब चुनाव हमारा है कि हम क्या सुनना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। जरा सोचिए, मुंबई, मार्च 2020 का सीन। लोकल ट्रेनें जो शहर की जान है अचानक बंद, प्लेटफॉर्म एकदम खाली, ऑफिसों में अंधेरा, लाखों लोग घरों में बंद, फोन पर बस बढ़ते हुए आंकड़े देख रहे थे। किसी के पास कोई प्लान नहीं था, रातों रात सब बदल गया। बिल्कुल। आश्चर्य कुछ ऐसा ही होता है, एकदम अचानक, बिना किसी उम्मीद के, और सारे नियम पलट देता है। हाँ। असल में दौलत, तरक्की और हम इंसानों के बर्ताव की कहानी में ना, जो सबसे बड़ी चीजें होती हैं वो अक्सर वही होती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। जैसे ये महामारी या आर्थिक मंदी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाना, जंग, सरकार की नीतियां बदलना, ये सब कोई टाइम टेबल देखकर नहीं आते। सही बात है। पर हमारी किस्मत पर इनका असर हमारी अपनी प्लानिंग से कहीं ज्यादा होता है। तो मतलब भविष्य का एकदम ठीक अंदाजा लगाना तो लगभग नामुमकिन है। जैसे मॉर्गन हाउसल भी कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बस तुकबंदी करता है, वो भी अजीब तरीकों से। हाँ बिल्कुल। तो फिर कामयाबी भविष्यवाणी में नहीं है तो किस में है? तैयारी में। एग्जैक्टली। तैयारी में सबसे कामयाब लोग या परिवार वो नहीं होते जो एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दें। अच्छा। हाँ, बल्कि वो होते हैं जो दिमागी तौर पर और आर्थिक रूप से किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार रहते हैं। और ये तैयारी सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, कोई स्प्रेडशीट या मुश्किल नियम नहीं है। तो फिर ये है कि अगर हिसाब किताब नहीं है तो बचत। अगर आप इसकी जड़ में जाएं तो ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक अभ्यास है। अपने मन को साधना, अपने कल की फिक्र करना और ये मानना कि आपका आने वाला कल भी उतना ही जरूरी है जितना आज। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक ताकत है। और भारत में भी हमने ये देखा है ना, जैसे 1991 का आर्थिक उदारीकरण। कौन सोच सकता था कि एक पॉलिसी बदलने से पूरी अर्थव्यवस्था इस तरह बदल जाएगी। सही कहा।
या फिर 2008 का वो वैश्विक संकट, लगा था हम शायद बचे रहेंगे, पर उसकी लहरें यहाँ तक पहुंची। नौकरियां गईं, धंधे बंद हुए। बिल्कुल। और 2016 की नोटबंदी, अचानक रातों रात लोगों के पैसे रखने, खर्च करने का तरीका ही बदल गया। और ये जो डिजिटल क्रांति हुई है, यूपीआई वाली, हाँ, वो तो कमाल ही है। कभी सोचा था कि कैश रखने वाला देश इतनी जल्दी फोन से पेमेंट करने लगेगा? इस रफ्तार का अंदाजा किसे था? ये सब पल हमें एक ही चीज सिखाते हैं क्या? कि सबसे बड़ा टीचर तो अनपेक्षित ही है, जो अचानक होता है। यहीं पर शायद वो बचत का मनोवैज्ञानिक पहलू आता है जिसकी आप बात कर रही थी। आत्मनियंत्रण, भविष्य की तैयारी। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात है, जो लोग लगातार बचत करते हैं ना, वो अक्सर अपने फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य के मैं से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भविष्य के मैं से जुड़ाओ, इसका बचत से क्या लेना देना? देखो, इस पर हैल हर्शफील्ड की रिसर्च है। वो बताते हैं कि जो लोग अपने भविष्य वाले रूप की एक साफ तस्वीर देख पाते हैं, मतलब जैसे मैं 60 या 70 साल में कैसा दिखूंगा या होऊंगा। बिल्कुल, वो लोग ज्यादा बचत करते हैं उन लोगों से कहीं ज्यादा जो अपने भविष्य के मैं को किसी अजनबी की तरह देखते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे लगे कि भविष्य वाला मैं कोई और है, तो उसके लिए आज मुश्किल उठाना भारी पड़ेगा, है ना? जैसे किसी और के लिए पैसे बचा रहा हूं। बिल्कुल सही समझे। जब भविष्य का स्वयं कोई और लगता है, तो बचत एक बोझ लगती है, त्याग लगता है। ये नहीं लगता कि ये खुद के लिए ही निवेश है, ये अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक तरह की हमदर्दी है। पर हमारा दिमाग अक्सर साथ नहीं देता इसमें। हाँ, ये तो होता है। हम आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए कल के बड़े फायदों को टाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे कहते हैं टाइम डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट बायस। हमारा दिमाग ना अभी मिलने वाले इनाम को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और भविष्य के फायदों को कम समझता है। हाँ, आज मिलने वाला 1000 रुपया हमें अगले साल मिलने वाले 1200 रुपये से भी ज्यादा कीमती लग सकता है, जबकि लॉजिकली ऐसा है नहीं। पर ये होता है। और ये कोई हमारी कमी नहीं है, ये हमारे विकास का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों के लिए जरूरी था कि वो अभी के खतरों और मौकों पर ध्यान दें, तभी वो जिंदा रह पाते थे। लेकिन आज की दुनिया में ये सोच हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर सकती है ना? हम अभी के मजे पर ज्यादा खर्च कर देते हैं, भविष्य की सुरक्षा पर कम। बिल्कुल, लंबी अवधि के जो विकल्प हैं उन्हें छोटी अवधि के आराम के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर हमारा दिमाग ऐसा ही बना है और हम अपने भविष्य के मैं से भी कम जुड़ाव रखते हैं, तो फिर बचत होगी कैसे? मुश्किल है ये तो। यहीं तो हमें दिमाग के साथ थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ता है। जो लोग कामयाब बचत करते हैं, वो इस प्रेजेंट बायस को खत्म नहीं करते। तो क्या करते हैं? वो इसे ऑटोमेशन से, पहले से कमिटमेंट करके और चीजों को भावनात्मक रूप से अलग तरह से देख के मात देते हैं। और हमें दो और दिमागी झुकावों से बचना होगा। एक है हाइंडसाइट बायस। हाँ, पश्च दृष्टि पूर्वग्रह। मतलब कुछ हो जाने के बाद लगता है, अरे ये तो मुझे पता ही था। बिल्कुल, जब कुछ अनपरीक्षित होता है तो हमारा दिमाग कहानी गढ़ लेता है कि सब पहले से साफ था, पर सच तो ये है कि शायद ही किसी को पता होता है। और दूसरा है कंट्रोल इल्यूजन या नियंत्रण का भ्रम। ये सोचना कि हम चीजों को जितना कंट्रोल कर सकते हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो असली ताकत भविष्यवाणी में नहीं है, बल्कि तैयारी और लचीलेपन में है। एकदम सही। देखो, अर्थव्यवस्थाएं और समाज ना जीवित चीजों की तरह होते हैं, बहुत जटिल। छोटी सी चीज भी बड़े अनपरीक्षित नतीजे ला सकती है। इसे कॉम्प्लेक्सिटी थिंकिंग कहते हैं। इसलिए सिर्फ एक ही तरह के भविष्य पर सब कुछ दांव पर लगाने की बजाय जो लोग लचीले होते हैं, वो कई तरह के भविष्य की कल्पना करते हैं और अपने फैसलों में वो लचीलापन रखते हैं। इसे सिनेरियो थिंकिंग कहते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पे तो समझ आता है। क्या समाज के लेवल पर भी ऐसे उदाहरण हैं जहां बचत ने ये लचीलापन दिया हो? हाँ, बिल्कुल है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरे समाज पर लागू होते हैं। इतिहास में हमने देखा है, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान को देखो। हाँ, वो तो पूरी तरह तबाह हो गया था। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने गजब का सामूहिक बचत अनुशासन दिखाया और देश ने अविश्वसनीय रफ्तार से खुद को फिर से खड़ा किया। 1970 के दशक में वहां घरेलू बचत दर आय का लगभग 20-23% तक पहुंच गई थी। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसके पीछे उनके सांस्कृतिक मूल्य थे। बचत को एक गुण माना जाता था और एक सामूहिक लक्ष्य था कि बचत सिर्फ अपने लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। तो नतीजा ये हुआ कि जापान का जो आर्थिक चमत्कार हुआ, वो कर्जे पर नहीं बना, वो बना था अनुशासन से बचाई गई पूंजी पर।
इसी तरह 17वीं सदी में नीदरलैंड का स्वर्ण युद्ध भी बचत और फिर उसी पैसे को वापस इन्वेस्ट करने पर टिका था। तो इन उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि बचत सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं है, ये भविष्य के लिए संभावनाएं जोड़ना है। बिल्कुल, इसे कहते हैं ऑप्शनैलिटी या विकल्प शक्ति। जो पैसा आपने बचाया है वो सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ मुर्दा पैसा नहीं है, तो क्या है? वो दबी हुई ऊर्जा है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। जब हालात बदलेंगे तब काम करने की जमा की हुई क्षमता। जब आपके पास बचत होती है तो आपके पास विकल्प होते हैं, चॉइस होती है। किस तरह के विकल्प, किस तरह की चॉइस? सोचो, पहला, करियर पिवट पावर। बचत आपको वो नौकरी छोड़ने की आजादी देती है जो आपको पसंद नहीं, या कोई नया हुनर सीखने की या अपना काम शुरू करने की। हाँ, वरना आदमी फंसा रह जाता है। बिल्कुल, बिना बचत के आप अक्सर मजबूरी के जाल में फंस जाते हैं। दूसरा है क्राइसिस एंड्योरेंस पावर, मतलब संकट सहने की ताकत। जैसे? मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना, परिवार में कोई जरूरत आ जाना, जिंदगी में झटके तो लगते ही हैं। बचत इन झटकों को भयानक हादसों के बजाय ऐसी समस्याओं में बदल देती है जिनसे निपटा जा सके। ठीक है, तीसरा विकल्प? सबसे अच्छे मौके अक्सर बिना बताए आते हैं। कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट डील मिल गई, कहीं और बसने का मौका आ गया, किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने का बुलावा आ गया। जिनके पास बचत है वो फौरन हाँ कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और चौथा है नेगोशिएशन पावर, मोल भाव करने की ताकत। वो कैसे? जब आपके पास किसी भी सौदे से पीछे हटने का विकल्प होता है, चाहे वो नौकरी का ऑफर हो, कोई खरीदारी हो या कोई समझौता, तो आप हमेशा एक मजबूत पोजीशन से बात करते हैं। बचत आपको हताशा से आजाद करती है। इन प्रैक्टिकल फायदों के अलावा आपने एक भावनात्मक पहलू का भी जिक्र किया था, पीस बफर। हाँ, शांति बफर। बैंक में कुछ हजार या लाख रुपए होने का जो एहसास है ना, वो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप उससे क्या खरीद सकते हैं। तो किस बारे में है? ये वो सुकून वाला एहसास है कि आप बिना घबराए गाड़ी की अचानक आई मरम्मत का खर्च उठा सकते हैं। आप एक बुरी नौकरी के ऑफर को मना कर सकते हैं। आप किसी अपने की मदद कर सकते हैं बिना खुद मुश्किल में पड़े। आप गहरी सांस ले सकते हैं जब शायद दूसरे लोग हाथ पैर मार रहे हों। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक तकिया है जो टेंशन कम करता है और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। जैसे आपने वो सूरत वाले व्यापारी का उदाहरण दिया था। हाँ, जिसने चुपचाप अपना काम फैलाया और महामारी झेल गया, जबकि दूसरे डूब गए। या वो बेंगलुरु का इंजीनियर जिसने पहले ही रिमोट काम करने के तरीके सीख लिए थे, और जब ऑफिस बंद हुए तो उसे दुनिया भर से मौके मिले। या वो परिवार जिन्होंने इमरजेंसी फंड रखा था और जब नौकरियां गईं तो वो घबराए नहीं। ये सब पीस बफर और ऑप्शनैलिटी के ही उदाहरण हैं। ये दिमागी सुकून देता है, चिंता कम करता है, और ये अपने आप में बहुत कीमती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रेरक है। लेकिन सवाल वही है, इसे आदत कैसे बनाएं? जो पारंपरिक सलाह होती है बचत की, वो अक्सर इच्छा शक्ति पर जोर देती है, और इच्छा शक्ति तो कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल, यहीं पर ऑटोनॉमस सेविंग फ्रेमवर्क या स्वायत्त बचत ढांचा काम आता है। इसका सीधा सा सिद्धांत है, बचत को आसान बनाओ और खर्च को थोड़ा मुश्किल, और इस पूरे प्रोसेस से इच्छा शक्ति और फैसला लेने का बोझ हटा दो। कैसे? पहला कदम क्या होगा? सब कुछ ऑटोमेट कर दो, स्वचालित। जैसे ही सैलरी आए उसके अगले ही दिन एक तय रकम ऑटोमेटिकली बचत खाते में चली जाए। डायरेक्ट डिपॉजिट का इस्तेमाल करो। मतलब आय का एक हिस्सा, मान लो 15-20%, सीधे बचत या निवेश खाते में जाए, इससे पहले कि वो मेन अकाउंट में दिखे और खर्च करने का मन करे। हाँ, और अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग खाते रखो। इमरजेंसी फंड, अवसर फंड, शांति बफर। मतलब जो पैसा नजर ही नहीं आया उसे खर्च करने का सवाल कम उठता है। रकम बचाई, इस पर मत अटको। ये देखो कि आपने लगातार कितने महीनों तक बचत की है। जैसे लक्ष्य बनाओ, बचत के 100 दिन या लगातार 12 महीने बचत। और जब ये पूरे हों तो खुद को शाबाशी दें। हाँ, विजुअल ट्रैकर्स का इस्तेमाल करो, जैसे किसी जार में पैसे डालना या चार्ट पर निशान लगाना। मुकाबला दूसरों से नहीं, अपने पिछले महीने के प्रदर्शन से करो। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? जब बचत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, मैं वो हूँ जो हर महीने बचाती है, तो ये आदत खुद ब खुद मजबूत होती जाती है। आप उस सिलसिले को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उसे तोड़ना खुद को धोखा देने जैसा लगता है। ये पहचान पर आधारित आदतें बनाने का तरीका है। ये दिलचस्प है। और तीसरा सिद्धांत डर के बजाय मूल्यों से जुड़ा है। हाँ, अक्सर बचत की सलाह डर पर आधारित होती है। बचाओ वरना मुश्किल होगी। ये कुछ वक्त काम करता है,
पर लंबे समय में थका देता है, बुरा लगने लगता है। मूल्य आधारित बचत इसे पॉजिटिव बनाती है। ये बचत को उन चीजों से जोड़ती है जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। इसे कैसे करें? पहले सोचो, आपके मुख्य मूल्य क्या हैं? आजादी, परिवार, सुरक्षा, सीखना, घूमना फिरना, कुछ नया करना, दूसरों की मदद करना। ठीक है, लिस्ट बना ली। फिर हर मूल्य को बचत के किसी लक्ष्य से जोड़ो। जैसे आजादी, इमरजेंसी फंड इक्वल्स टू नापसंद नौकरी छोड़ने की ताकत। परिवार, अवसर फंड इक्वल्स टू जरूरत पड़ने पर अपनों की मदद करने की ताकत। सीखना, लर्निंग फंड इक्वल्स टू बिना सोचे कोर्स या किताबें खरीदने की ताकत। अच्छा, फिर अपने बचत खातों के नाम बदल दो। सेविंग्स अकाउंट की जगह आजादी फंड, इमरजेंसी फंड की जगह मन की शांति खाता और इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जगह भविष्य अवसर पूंजी। अब जब आप अपने आजादी फंड में पैसा डालते हैं तो आप त्याग नहीं कर रहे होते, आप वो जिंदगी बना रहे होते हैं जो आप सच में चाहते हैं। ये तो सोच में ही बड़ा बदलाव है, त्याग से सशक्तिकरण की तरफ। और चौथा सिद्धांत, खर्च करने में थोड़ी रुकावट डालो और बचत को एकदम आसान बनाओ। मतलब बचत खाते में पैसा डालना एक क्लिक में हो जाना चाहिए, आसान। लेकिन फालतू चीजों पर खर्च करने में थोड़ी मुश्किल डालो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से पेमेंट डिटेल्स हटा दो। बड़ी खरीदारी से पहले 48 घंटे इंतजार करने का नियम बना लो। अगर बचत खाते से पैसे निकालने में 2-3 स्टेप लगते हैं तो आप उसे सिर्फ असली जरूरत के लिए ही निकालोगे, यूं ही मन करने पर नहीं। ये रणनीतियां इच्छा शक्ति पर हमारी निर्भरता कम करती हैं। क्या कुछ अभ्यास भी हैं जिनसे इन विचारों को अमल में लाया जा सके? हाँ, 3 आसान अभ्यास हैं। पहला, सरप्राइज टाइमलाइन। पिछले 10 साल में आपकी जिंदगी के 3 सबसे बड़े सरप्राइज लिखिए, अच्छे या बुरे। ठीक है, फिर सोचिए, कितनों का अंदाजा था आपको, कितनों के साथ आपने एडजस्ट किया। इससे आपको अपना पैटर्न समझ आएगा कि आप अनअपेक्षित चीजों से कैसे निपटते हैं। दूसरा अभ्यास, सिनेरियो जर्नलिंग। अपना कोई बड़ा आर्थिक या जीवन का लक्ष्य चुनिए, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट। अब उसके लिए 3 बिल्कुल अलग भविष्य सोचिए, एक बहुत अच्छा, एक ठीक-ठाक और एक मुश्किल वाला। और फिर सोचूं कि हर सिचुएशन में मेरी योजनाएं कैसे बदलेंगी। हाँ, ये अभ्यास आपको भविष्य के कई रूपों के लिए दिमागी तौर पर तैयार करता है, लचीलापन बढ़ाता है। और तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल। अपनी कोई एक ऐसी पक्की आदत या योजना पहचानिए जिस पर आप बहुत ज्यादा निर्भर है। अब उसके लिए एक प्लान बी और एक प्लान सी बनाइए। अगर मुख्य प्लान काम नहीं किया तो क्या करेंगे? ये अभ्यास दिमागी और भावनात्मक रूप से ढलने की क्षमता बनाता है, जो सरप्राइज से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। ये अभ्यास हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी हमें हमेशा चौंकाएगी। ट्रेन बिना बताए रुक सकती है, नियम बदल सकते हैं, तो तैयारी भविष्यवाणी से बेहतर है। बिल्कुल। बात तूफान का अंदाजा लगाने की नहीं है, बात एक ऐसी नाव बनाने की है जो किसी भी मौसम में डूबे नहीं। और इस नाव का एक जरूरी हिस्सा है बचत को सही नजरिए से देखना। अक्सर लोग गलत समझते हैं कि बचत का मतलब है जिंदगी के मजे छोड़ देना, जबकि सच तो ये है कि बचत का मतलब है अपने भविष्य वाले मैं को हाँ कहना। वो इंसान जो हमारे आज के फैसलों का नतीजा भोगेगा। आज ही सारी कमाई उड़ा देना कोई खुद पर मेहरबानी नहीं है। हाँ, ये तो एक तरह का अभी का स्वार्थ है। जो लोग ढंग से बचत करते हैं उनमें अक्सर ज्यादा आत्म मूल्य होता है। मैं एक ऐसा भविष्य डिजर्व करती हूँ जिसमें पैसों की चिंता ना हो, जिंदगी पर कंट्रोल का एहसास होता है। मैं अपनी जिंदगी बनाती हूँ, हालात मुझे नहीं चलाते। और आत्मविश्वास होता है, जब मुश्किल आएगी तो मैं खुद को संभाल लूंगी। बचत सजा नहीं है, ये गहरा आत्मसम्मान है। तो यहाँ एक गहरा विरोधाभास दिखता है कि रोक ही आजादी लाती है। आज के खर्च को थोड़ा रोककर आप भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और अनुशासन को ऑटोमेटिक बनाकर आप अपना दिमागी ध्यान उन चीजों के लिए खाली करते हैं जो वाकई जरूरी हैं। तो बचत गणित की समस्या से कहीं ज्यादा है। ये सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस का अभ्यास है। हाँ, ये भावनात्मक नियंत्रण का एक शांत, लगातार चलने वाला काम है, जो सिर्फ ब्याज ही नहीं बढ़ाता, मन की शांति भी बढ़ाता है। तो याद रखिए, पैसा बचाना खुद को किसी चीज से महरूम करना नहीं है। ये आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है। ये ऐलान कि आपका भविष्य का स्वयं देखभाल, सुरक्षा और स्वतंत्रता का हकदार है। ये सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, ये शांति विकसित करना है, विकल्प सुरक्षित रखना है और स्वतंत्रता नाम का एक मनोवैज्ञानिक किला बनाना है। और जब बचत आपकी आदत बन जाती है तो स्वतंत्रता
आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। लेकिन सिर्फ तैयारी ही काफी नहीं है। आश्चर्यजनक घटनाओं से निपटने के लिए आपको आगे बढ़ने, गलतियां करने और फिर भी टिके रहने की जगह चाहिए, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और रणनीतिक रूप से भी। हाँ, वो स्पेस जरूरी है। अगली चर्चा में हम उसी रहस्य को खोलेंगे जो मुश्किलों में टिके रहने की क्षमता को लंबे समय तक चलने वाली ताकत में बदल देता है, गलती की गुंजाइश।